क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, साथ में हम मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। अभी इस समय आपके साइमल्टेनियस दो चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है ना? ठीक, तो अभी आपको बड़े ध्यान से बेटा समझना है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में चूंकि क्या होता है, देखो ऐसा हमारे एनसीईआरटी में इन्होंने एक चैप्टर के रूप में दे रखा है, पर दरअसल में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो है वो 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। पहला ऑस्मोटिक रिलेशन ऑफ प्लांट सेल, जिसको हम बोलते हैं प्लांट वाटर रिलेशन बोलते हैं, वो अपने आप में एक चैप्टर होता है। फिर प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन अपने आप में एक चैप्टर होता है। एसेंट ऑफ सेप अपने आप में एक चैप्टर होता है। ठीक है, फिर ट्रांसपिरेशन अपने आप में एक चैप्टर होता है। तो एक्चुअली में यदि कोई भी जो है वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक को उठा के देखेंगे तो 4 चैप्टर हमको वहां पर दिखाई पड़ते हैं, जो इकट्ठे इसके अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा सा हमको जो है वो बड़े ध्यान से समझना होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो एक के बाद लगातार कॉन्सेप्ट आते चले जाते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो छिपे हुए हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है ना? ठीक, और उसी को तो हम रिवील कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो अब चलिए आज पहले एक काम करते हैं, अभी हम जो है एसेंट ऑफ सेप और जो है उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू बेटा सॉल्व करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले लेक्चर को बड़े सब्र से सुनते हैं, समझते हुए, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे कलम भी चलाएंगे, नोट भी करेंगे, हम एनसीईआरटी को मार्क भी करेंगे बेटा। ठीक है ना? उसके बाद हम एमसीक्यू लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले लेक्चर फिनिश करते हैं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें हम काफी कुछ देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि व्हाट आर द फिजिकल फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट वाटर मूवमेंट। हमने देखा कि वो कौन से भौतिक बल होते हैं जो प्लांट वाटर मूवमेंट में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि प्लांट जो है वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये भी देखा हमने। ठीक है, हमने ये भी देखा हमने कि जब रूट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए फोर्स को क्रिएट करती है तो हमने उसे कहा था एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहा था, जो ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक दोनों प्रकार से हो सकता है। क्लियर? याद आ रहा है ना? पिछली क्लास में पढ़ा हमने के। फिर हमने ये भी क्या पढ़ा बेटा, हमने ये देखा था कि मिट्टी के अंदर जो है वो वाटर के क्या क्या फॉर्म होते हैं, कैपिलरी वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। रिकॉल करते रहा करो इसको ताकि याद रहे हो। ठीक है, अब कुल मिलाकर बात यह है कि हमने रूट हेयर से वाटर को अंदर लिया और सेल टू सेल वाटर को ट्रांसफर किया हमने, और फाइनली हमने जाइलम वेसल तक वाटर को भेज दिया। ठीक है, अब जाइलम वेसल से वाटर को ऊपर की ओर भेजना है, अपवर्ड कंडक्शन करना है, और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एसेंट ऑफ सेप वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम जो है वो एसेंट ऑफ जो है वो सेप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको वाटर ना बोल के सेप क्यों बोल रहे हैं बेटा? बताओ, आप बताओ। चलो, है ना, मैं बता चुका एक बात के हम इसे एसेंट ऑफ वाटर ना बोलकर व्हाई वी कॉल इट एसेंट ऑफ सेप, हम इसे एसेंट ऑफ सेप क्यों बोल रहे हैं? यानी सेप या रस का सेप बोल रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रस। ठीक है, और आरोहण का मतलब होता है ऊपर क्लाइम करना, ऊपर। क्लियर? ठीक है, तो आरोहण का मतलब क्या होता है बेटा? आरोहण का मतलब होता है कि ऊपर की ओर भेजना। के तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एसेंट ऑफ सबको हिंदी में बोलते हैं रसारोहण बोलते हैं हिंदी में इसको हम। ठीक है ना? एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैप? सैप वर्ड का मतलब क्या है ये समझना है हमको। के दूसरा एक चीज मुझे और बताइए, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्प्लास्टिक पाथवे? सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द
एपोप्लास्टिक पाथवे। यदि मैंने पिछली क्लास में ये पूछा हो आपसे तो दोबारा बताना है आपको ये, ठीक है ना, क्योंकि हम रिकॉल कर रहे हैं बेसिकली बेटा, है ना, ठीक है। चलो फटाफट एक चीज का आंसर मुझे और करो आप, ठीक है। आप बताइए मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर? एंड व्हाट इज द प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ये भी कमांडो बताएगा फटाफट। क्या मैं क्यों पूछता हूं ये क्वेश्चन हर बार क्लास के पहले, ताकि रिकॉल हो जाए बेटा, हम याद कर ले, भूले ना हम इसको, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब हमने एनसीईआरटी का ये इमेज अच्छे से देखा हुआ है हमने, इंपॉर्टेंट इमेज है जो एपोप्लास्टिक सेम प्लास्टिक पाथवे दोनों को ये बतलाता है कि फिर कैसे वाटर अंदर इंटर करता है। तो देखो बेटा, कुल मिला के ये सारी जो मैकेनिज्म है कि वाटर कहां से आया, मतलब जो ऑस्मोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, रूट हेयर सेल में वाटर कैसे इंटर किया, इम्बाइबिशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी, मतलब वाटर पोटेंशियल की भी बात की हमने, है ना, और हमने फाइनली वाटर को लेके आ गए जाइलम वेसल तक के। अब यहां से वाटर को हमें ऊपर की ओर भेजना है। तो मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के फोर्स बेटा काम कर सकते हैं। यदि आप कई फीट ऊंचे ट्री में यदि आपको वाटर कॉलम को ऊपर की ओर भेजना है, और वो ये बगैर किसी हार्ट के, बगैर कोई पंप के, तो कैसे भेजोगे? दो तरह के फोर्स काम करेंगे, या तो फोर्स धकाने वाला फोर्स हो या खींचने वाला फोर्स हो। के देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, कि या तो धक्का दिया जाए वाटर कॉलम को ऊपर की ओर तो वाटर कॉलम ऊपर पहुंच जाएगा, या वाटर कॉलम को ऊपर से खींच लिया जाए, है ना बेटा। क्लियर? एक फंडा नहीं भूलना, धकाने वाला फोर्स हमेशा, क्या बात है, के और खींचने वाला फोर्स हमेशा, अरे बोलो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। धकाने वाला पॉजिटिव, खींचने वाला फोर्स हमेशा नेगेटिव। अच्छा बताओ बेटा मेरे को कि जल्दी जल्दी बताना, आंसर करना है ना, ठीक है। बताइए मुझे, ट्रांसपीरेशन पुल किस तरह का फोर्स है, खींचने वाला है धकाने वाला? अरे पुल करोगे कोई चीज को तो खींचोगे कि धकाओगे? पुश का मतलब धकाना, पुल का मतलब खींचना के। तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या है? खींचने वाला फोर्स है। पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा? नेगेटिव वैल्यू होगा के। फिर रूट प्रेशर, जड़ों ने दबाव लगाया, ठीक है, रूट ने वाटर को इतनी मात्रा में अंदर लिया उसने कि वाटर कॉलम को ऊपर की ओर धका रहा। रूट प्रेशर वाटर कॉलम को ऊपर की ओर धकाता है। प्लस में आएगा साइन की माइनस में आएगा, प्लस में साइन आएगा, पॉजिटिव फोर्स होगा, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा, है ना। चलो, तो एक लंबे बड़े ट्री को देखते हैं हम। हमें यह बात समझना है कि इस बड़े ट्री में सब जगह पे के वाटर, सोचिए कि रूट ने वाटर को लिया, मेन स्टेम से उसको ट्रांसपोर्ट किया और सब जगह पे भेजना है उसको के। तो वो कैसे भेजा गया, कैसे वहां तक पहुंचा, ये जानना जरूरी है क्योंकि देखो हमें मालूम है देयर इज नो हार्ट इन द प्लांट, कोई हार्ट नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब हमको कोई ऐसा, जैसे एनिमल बॉडी में आपको बकायदा हार्ट दिखाई पड़ता है ब्लड को पंप करता हुआ, वैसा प्लांट में तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इतने बड़े पेड़, कई 100 फीट ऊंचा ट्री के आप देख रहे हैं ना बेटा, कई फीट जो है, सबसे ऊंचा ट्री जो है 300 फीट से भी ऊपर होता है, 350 फीट से भी ऊपर होता है के। तो आप सोचिए इतने लंबे लंबे ट्री है, कैसे वाटर ऊपर पहुंचता होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। तो इसका मतलब पहले तो हम इसका वर्ड का मतलब समझते हैं। द अपवर्ड और वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। अब मैं आंसर करता हूं आपको, इसे बेटा सेप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स के। तो मिनरल्स का जो ट्रांसलोकेशन है वो वाटर के साथ ही होता है। अब एक चीज में कंफ्यूज मत होना बेटा, मेरी बात एकदम कान खड़े करके सुन लो। देखा नहीं, खरगोश के कान खड़े आते हैं ऐसे, रैबिट के ठक, ठीक है। कान खड़े होकर मेरी बात सुन लो के। मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आर सेपरेट प्रोसेस के। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एक साथ हो सकता है ये, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है के। या ध्यान से के मिनरल और मिनरल्स का और वाटर का कौन सा मिनरल अंदर लेना है वो रूट हेयर सेल डिसाइड करेगी के। तो मिनरल्स का अंदर लेना और वाटर का अंदर लेना दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों सेपरेट मैकेनिज्म के। लेकिन अपवर्ड कंडक्शन या एसेंट की बात करें, ट्रांसलोकेशन की बात करें हम, वो सेम होता है, वो सेम मैकेनिज्म के। एंड मिनरल और वाटर घुल के वो सेप के फॉर्म में मूव करता है, इसलिए एसेंट ऑफ सेप कहते हैं इसको हम, ठीक है।
द वाटर मूव्स अप थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस प्रयोग को हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं बेटा, कि कट एंड ऑफ द शूट, तने का कटा हुआ भाग लिया, इसको हमने एक सॉल्यूशन में डाला हमने, जिसमें इयोसिन था, सैफरानिन डाई था, और जाइलम उसमें स्टेन हो गया। और इस प्रयोग को पहली बार स्टीफन हेल्स ने किया था, याद रखिएगा। और ये प्रयोग मैं पहले आपको बतला चुका हूं, डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी, ठीक है। तो सिंपल सा प्रयोग है कि भाई कहां से वो, जहां से वाटर मूव करता होगा वही जगह स्टेन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, कोई डाउट नहीं इस बारे में हमको, है ना। अब जो जाइलम होता है बेटा, बेसिकली यदि हम जाइलम के बारे में, चूंकि हमने भी एनाटॉमी नहीं पढ़ा यहां पे, तो हम जाइलम के बारे में थोड़ी बेसिक बात करते हैं। जाइलम इज ए वाटर कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो है वो वाटर के कंडक्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं, वे जाइलम को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम से अटैच लिविंग सेल होती है, जो रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है वाटर के, जो वाटर को के रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है। कैसे करती है हम एनाटॉमी में बात करेंगे इस बारे में, पर वो रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है। फिर जो मेन स्ट्रक्चर है जाइलम का, वो है जाइलम की वेसल्स, ठीक है, वेसल्स और ट्रैकिट्स, ठीक है, वेसल्स एंड ट्रैकिट के। जाइलम में जाइलम वेसल का मिलना एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो हायर प्लांट है एंजियोस्पर्म है, उनमें वेसल्स देखने मिलती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर और टेरिडोफाइटा के अंदर हमको जो है वो ट्रैकिट्स देखने मिलते हैं। क्लियर? चलिए, अब क्या वाकई में जाइलम से वाटर का कंडक्शन होता है, फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है? क्या कोई ऐसा प्रयोग है जिससे मालूम चल सके हमें कि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है? तो एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं इसको? वलियन प्रयोग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम वलियन प्रयोग कहते हैं, ठीक है। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया, इसको किया था बेटा मेलपीजी और स्टीफन हेल्सनेट के। याद रखिएगा, मेलपीजी ने यह सिद्ध करने के लिए किया कि फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है। स्टीफन हेल्स ने यह सिद्ध करने के लिए किया कि जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है। क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में? इन दिस एक्सपेरिमेंट ए रिंग ऑफ बार्क ऑफ स्टेम इज रिमूव्ड, के तने की छाल की एक वलय निकाल लेते हैं हम के। ए रिंग ऑफ बार्क ऑफ स्टेम इज रिमूव्ड के, याद रखिएगा कि जो ट्री बार्क, जो पौधे की छाल होती है, ठीक है, इसके अंदर यदि आप छाल को निकाल देंगे ना तो सारा फ्लोएम इसके साथ में निकल जाता है, फ्लोएम निकल जाता है, यानी फ्लोएम बाहर निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये छाल क्या होता है, हमको समझ में नहीं आई बात, ठीक है। मैं आपको एनाटॉमी का एक फैक्ट बतलाता हूं, प्लांट एनाटॉमी का एक फैक्ट सुनिए ध्यान से, के जो स्टेम होता है बेटा, स्टेम में एक जो हायर प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलती है हमको, के जो लगातार जिनकी अपनी चौड़ाई को भी बढ़ाते हैं, उनमें क्या होता है बेटा? उनमें हम देखते हैं कि एक होता है, क्या होता है बेटा उनमें जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, के वेस्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, डिवाइड करने वाला टिश्यू होता है। तो वे सभी टिश्यू, ध्यान से बात सुनिए, वे सभी टिश्यू जो आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं वे एक साथ छाल कहलाते हैं, बार्क कहलाते हैं, ठीक है। और वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की ओर होता है जाइलम, बाहर होता है फ्लोएम। ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। वे सभी टिश्यू जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर होते हैं एक साथ, उनको हम बार्क कहते हैं, छाल कहते हैं, ठीक है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर जो टिश्यू है वो जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब आप छाल को निकालेंगे, बार्क को निकालेंगे, तो फ्लोएम निकल जाएगा। तो फ्लोएम जैसे मान लो हमने एक रिंग के रूप में, एक स्टेम से हमने रिंग के रूप में बार्क को निकाल दिया, तो फ्लोएम का कनेक्शन ऊपर वाले फ्लोएम से नीचे वाले फ्लोएम का कनेक्शन टूट गया, क्योंकि आपने छाल को एक रिंग के फॉर्म में निकाल दिया है। तो क्या हुआ? ऊपर वाले फ्लोएम का नीचे वाले फ्लोएम से कनेक्शन जो है वो टूट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? फूड का कंडक्शन रूट की ओर होना बंद हो जाएगा। तो पहले डेथ किसकी होगी? पहले डेथ होगी रूट की। यदि आप वलियन प्रयोग करते हैं डाइकोट ट्री के अंदर, तो सबसे पहले रूट की डेथ होगी, क्योंकि कारण ये रूट को फूड नहीं मिलेगा, और रूट के मरने के बाद फिर पूरा प्लांट मर जाएगा, क्योंकि रूट मर गया है तो प्लांट अब सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन भी रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। देखिए, जब आप वलियन प्रयोग में छाल का एक वलय निकालते हैं, रिंग निकालते हैं, द इंपॉर्टेंट टिश्यू फ्लोएम इज रिमूव्ड विद द बार्क
के। सो फूड कंडक्शन स्टॉप्स बट वाटर कंडक्शन कंटिन्यूज के। तो जब आप उसको निकालते हैं वले को तो फूड कंडक्शन रुक जाता है, जबकि वाटर कंडक्शन जो है वो चलता रहता है। और याद रखिएगा, इससे ये मालूम चलता है हमें कि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन फ्लोएम जो है वो एक्सक्लूसिवली फूड कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। एक ट्री लिया हमने और उसके छाल को निकाल दिया, उसके बार्क को निकाल दिया। याद रखिएगा, टेक्निकली वुड का मतलब होता है जाइलम, वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम, वुड का मतलब टेक्निकली होता है सेकेंडरी जाइलम। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इन सब चीजों को हम प्लांट एनाटॉमी में डिटेल में डिस्कस करेंगे के। तो वुड का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम के। तो बार्क दिखाई पड़ रहा है आपको, बार्क का मतलब ये क्या है कि उसके अंदर फ्लोएम भी बाहर निकल गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से आने वाला फूड नीचे की ओर वो नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ देखो फूड इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे ये फूड ऐसे इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन नीचे फूड नहीं पहुंचेगा तो रूट मर जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने बात की रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बियॉन्ड एनसीईआरटी समझेंगे और फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको समझेंगे। कारण ये है बेटा कि एनसीईआरटी में उन्होंने एक एक लाइन में जो है वो एक्सपेक्ट किया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया उन्होंने, और वो एक्सपेक्ट करते कि आप उस एक लाइन से पूरा मतलब निकाल लेंगे। क्लियर। तो आपको एकदम फोकस लेकर पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब देखो, पौधों में वाटर ऊपर की ओर कैसे जाता है, रसारोहण कैसे होता है, एसेंट ऑफ सेप कैसे होता है, इसको समझाने के लिए 3 तरह की थ्योरी दी गई थी। कुछ वैज्ञानिक, अब देखो बेटा, कोई भी थ्योरी जो है दी जाती है उसमें कई अलग अलग वैज्ञानिकों के दल होते हैं जो अपना अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट का बोलना था कि एसेंट ऑफ सेप जो है वो लिविंग सेल के थ्रू होता है। मतलब देयर आर साइंटिस्ट जो मानते थे कि लिविंग सेल जो होती हैं, जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, उनके पास कोई ना कोई पल्सेटाइल एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई इनके पास ऐसी तरीका होता है जिससे कि वो वाटर को ऊपर की ओर पंप कर सके, भेज सके। तो मतलब जितने भी लोग वाइटल थ्योरी के सपोर्ट में थे, जितने भी लोग वाइटल थ्योरी के सपोर्टर थे, वो लोग एक बात तो मानते थे कि लिविंग सेल जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसेंट ऑफ सेप्ट के। रसारोहण में जीवित कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द लिविंग सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसेंट ऑफ सेप्ट के, ऐसा वाइटल थ्योरीज के मानने वालों का था। इनके ठीक अपोजिट दूसरे वैज्ञानिकों का एक समूह था, दूसरे साइंटिस्ट का ग्रुप था जो मानता था कि एसेंट ऑफ सेप इट्स ए प्योरली ए फिजिकल एक्टिविटी, इट्स ए प्योरली फिजिकल एक्टिविटी, लिविंग सेल्स नॉट इन्वॉल्व के, नो नीड ऑफ लिविंग सेल के, लिविंग सेल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है के। वो मानते थे कि फिजिकल फोर्स के, इट्स ए फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि भौतिक बल, फिजिकल फोर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट के, और इसी से एसेंट ऑफ सेप होता है। तो वैज्ञानिकों का एक समूह बोल रहा था कि लिविंग सेल इन्वॉल्व है इसके अंदर, दूसरा ग्रुप बोल रहा था कि नहीं फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व है, और एक तीसरा साइंटिस्ट का ग्रुप था जो बोलता था कि नहीं, जो रूट जो है एसेंट ऑफ सेप में जो है वो लिविंग सेल के साथ साथ फिजिकल फोर्स भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये मानते थे कि दोनों चीजें सही है। कि कहते थे, रूट प्रेशर के सपोर्टर बोलते थे कि जड़े फिर जो है वो लिविंग सेल्स होती है, रूट सेल्स जो है लिविंग सेल होती है जो फोर्स को क्रिएट करती है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट करती है, वाटर कॉलम को धकाती है। इसलिए वाटर कॉलम को धकाना फिजिकल फोर्स हो गया, और फोर्स को क्रिएट करना बाय द लिविंग सेल्स लिविंग सेल की भूमिका हो गई। ठीक है, अब यदि मैं इस लेवल पे आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सर हमको तो ऐसा लगता है कि ये रूट प्रेशर वाले गलत नहीं बोल रहे हैं के, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सबसे अधिक सही थे इसमें फिजिकल थ्योरीज वाले। कैसे, चलो देखते हैं हम आगे। तो जो वाइटल थ्योरीज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन थ्योरी के अकॉर्डिंग एसेंट ऑफ सेप इज द कंसर्न ऑफ द लिविंग सेल, जीवित कोशिकाओं के कारण होता है के। और इसके लिए कुछ थ्योरी दी गई, जैसे एक दिया गया रिले पंप हाइपोथेसिस दिया गया के। याद रखिएगा, दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी, पहला अवधारणा था ये बेटा। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी या फर्स्ट हमेशा बोला, फर्स्ट सही बोला चाहिए, फर्स्ट हाइपोथेसिस जो एसेंट ऑफ सेप के लिए दिया गया। यानी इसके पहले आज तक किसी ने पौधों में वाटर का अपवर्ड कंडक्शन कैसे होता है इसके बारे में किसी साइंटिस्ट ने कोई बात नहीं बतलाई थी अब तक के। पहली बार गोडलेवस्की ने बोला कि नहीं बॉस, जो एसेंट ऑफ सेप है, जो वाटर का अपवर्ड कंडक्शन है, वो रिले पंप के थ्रू होता है। कि उन्होंने कहा, इस थ्योरी देने वाले थे गोडलेवस्की। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ए पंपिंग एक्टिविटी is represent
between the cells of xylem parenchyma and medullary ray cells के rhythmic exchange of the osmotic pressure क्या, ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे कहा कि इनके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एसेंट ऑफ सेप के लिए यदि हम बात करें, ठीक है, एसेंट ऑफ सेप के लिए यदि हम बात करें बेटा, तो कह रहे हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स और मेडुलरी रे सेल्स के बीच में जो है वो एक पंपिंग एक्टिविटी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बदलता रहता है, इसलिए एसेंट ऑफ सेप होता है। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? सच बताओ, नहीं आया समझ में? किसी के समझ में नहीं आया? ठीक है, इसलिए थ्योरी नहीं, अरे बताना पड़ेगा ना कि कैसे होती है ये पंपिंग एक्टिविटी, कैसे आप बोल सकते हो जाइलम पैरेन्काइमा और जो है वो मेडुलरी रे सेल्स, जो अब आप बोलोगे सर ये मेडुलरी रे सेल क्या होती है, जो बेटा बीचों बीच तने का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसको मेडुला बोलते हैं, पिथ बोलते हैं उसको, ठीक, तो कुछ सेल ऐसी होती है वहां से जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच से निकलती हुई जो है वो कॉर्टेक्स की ओर बढ़ रही होती है, तो कुछ सेल ऐसी होती है जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच से निकल के कॉर्टेक्स की ओर आने की कोशिश करती है, उन सेल्स को हम पिथ रे सेल्स बोलते हैं, मेडुलरी रे सेल्स बोलते हैं। तो ये कैसे इनके बीच में पंपिंग एक्टिविटी कैसे होती है, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सचेंज होता है, ये सब बातें जो है ये सुनने में अच्छी लगी, लेकिन समझा तो मैं भी नहीं पाया, ये भी नहीं समझा पाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्योरी जो है वो नॉट एक्सेप्टेड, क्या, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है इसका के, तो इसको जो हम कहते हैं ये पहली हाइपोथेसिस थी, इसको एसेंट ऑफ सेप के लिए दिया गया था, ठीक है। इसके बाद भारत के महान वैज्ञानिक, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, जेसी बोस के इन्होंने पौधों में जीवन होता है ये बतलाया इन्होंने के, और जेसी बोस ने कई सारे प्रयोग किए इन्होंने प्लांट के ऊपर, और ही वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया के, भारत के जो जितने बड़े वैज्ञानिक उनमें से एक जेसी बोस थे, ठीक है। अब इन्होंने दिया पल्सेशन थ्योरी के, और इन्होंने कहा कि बॉस ऐसा है कि हम बता सकते, तो गॉडलेवस्की तो बता नहीं पाए, पर हमें गॉडलेवस्की से मतलब नहीं है, पर हम बता रहे हैं कि पौधों में हार्ट, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है ना, ऐसे ही प्लांट जो होते हैं उनके अंदर सेल्स पंप करती है और उससे एसेंट ऑफ सेप होता है। तो लोगों ने कहा सबूत दो, प्रूफ करो, तो इन्होंने कहा हम कर रहे हैं ना प्रूफ के, इन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया, उसको कहा गया इलेक्ट्रिक प्रोब, उसको इलेक्ट्रिक प्रोब कहा गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक प्रोब का इन्होंने इस्तेमाल किया इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम गायरेंस पर, और उसमें इलेक्ट्रिक प्रोब का इस्तेमाल किया, और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक प्रोब। अब इलेक्ट्रिक प्रोब क्या था, ये एक, मैंने आपसे कहा ये एक इक्विपमेंट था, इसमें सामने एक जो है वो एक निडल थी, सामने एक निडल का समान, सामने एक निडल के समान इसमें स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड था एक एमीटर से कनेक्टेड था ये, ठीक है, जिसमें कि आप रीडिंग दे सकते हो करंट की, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेस्मोडियम गायरेंस का जो है प्लांट का उन्होंने जो है स्टेम लिया, प्लांट लिया के, और धीमे धीमे उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक प्रोब को इन्होंने जो है इंटर किया इसके अंदर, प्लांट के अंदर इंटर किया, और कहा देखो करंट को, जहां पे यदि करंट आ रहा है, कहीं पर यदि करंट आएगा तो इसके अंदर जो एमीटर, इसके अंदर बाकायदा आपको जो है वो विक्षेप देखने मिलेगा, आपको डेविएशन आपको देखने, इसके अंदर जो आपको डिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो समझ जाना आप कि इलेक्ट्रिक करंट सेल के अंदर आ रहा है, मतलब कोई ना कोई पल्सेटरी एक्टिविटी चल रही है अंदर, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा बताओ भाई कैसे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, कहा कि जैसे जैसे हम जो है वो प्लांट के डेस्मोडियम गायरेंस, इंडियन कॉमन नेम इसका इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, डेस्मोडियम गायरेंस साइंटिफिक नेम है, इसमें उन्होंने जो स्टेम में इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब को इंटर किया, तो क्या बताया इन्होंने, कहा कि इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल में जाने पर जो है वो हमको जो है वो पल्सेटरी एक्टिविटी देखने मिलती है, और संभवतः जो कॉर्टेक्स की अंदर वाली सेल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एसेंट ऑफ सेप के लिए। आपको लगा कि अरे ये तो महान खोज हो गई, ये तो बड़ी भारी बात हो गई, ये तो ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक प्रोब देखिए, इनका इक्विपमेंट हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोब बाकायदा आप देख रहे हैं इसमें कि इन्होंने जो है वो करंट को पता कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें गैल्वेनोमीटर लिखा है, मीटर जो भी क्या आप ज्यादा समझते हैं, ठीक, करंट का पता लगाने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोब को इंटर किया इन्होंने के। अब समझिए बात, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद जेसी बोस की बड़ी आलोचना हुई, तो कारण यह था इस प्रयोग को किसी और इलेक्ट्रिक प्रोब को यदि साइंटिस्ट ने तैयार किया है उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, किसी और प्लांट में रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जेसी बोस के इक्विपमेंट का यदि यूज करें तो कोई और साइंटिस्ट यूज करे तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है।
जेसी बॉस इसका यूज करे तो रिजल्ट मिलेगा, और जिस प्लांट पे जेसी बॉस इसका प्रयोग करे उसी पर रिजल्ट मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जो फाइंडिंग है जेसी बॉस का वो यूनिवर्सल नहीं है, तो इसकी आलोचना हुई। इनको ये भी कहा गया कि आपने बेईमानी की, आपने सही नहीं बताया इस बारे में, ठीक है, आप गुमराह कर रहे हैं। जेसी बॉस अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन चूंकि देखिए साइंस में यदि कोई चीज मैंने खोज निकाली है तो वो नियम ऐसा है जो आपके लिए भी उतना ही सही है जितना मेरे लिए सही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज जो है वो मैं करूंगा तो होगी, आप करोगे तो नहीं होगी, मेरे इक्विपमेंट से करूंगा तो होगी, आपके इक्विपमेंट से नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस के तो यूनिवर्सल नियम होते ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इनकी थ्योरी को नहीं माना गया। अब फाइनली स्ट्रासबर्गर जो है वो आया आगे, उन्होंने कहा कि काम करते हैं यार कि हम ये जो है ना, ये जो रोना गाना चल रहा है ना इस बात पे कि लिविंग सेल लिविंग सेल लिविंग सेल से जो है पंपिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुम लोग हल्ला मचा के रखे हो ना, हम एक काम करते हैं, तुम लिविंग प्लांट लेके आओ। लिविंग प्लांट को काटा, पानी के अंदर डाला, उन्होंने कहा अब देखो इस वाटर में हम डाल रहे हैं पिक्रिक एसिड। क्या डाल रहे हैं? पिक्रिक एसिड। अब ये पिक्रिक एसिड जहां जहां से जाएगा ना वहां सभी लिविंग सेल को मार देगा, मार देता है पिक्रिक एसिड, लिविंग सेल को मार देगा। तो इन्होंने क्या किया, पिक्रिक एसिड डाला उन्होंने बीकर के अंदर और प्लांट को रखा। उन्होंने कहा जहां से भी जाएगा ये लिविंग सेल मर जाएगी। जब लिविंग सेल मर जाएगी तो एसेंट ऑफ सेप तो रुकना चाहिए। यदि लिविंग सेल मर गई और एसेंट ऑफ सेप चल रहा है तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी है, और रुक गया मतलब मान लेंगे कि लिविंग सेल का रोल प्ले होता है। अब इन्होंने जो है वो अपना प्रयोग किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है वो डिस्कार्ड कर दिया सभी वाइटल फोर्स थ्योरी को, और उन्होंने कहा कि एसेंट ऑफ सेप जो है वो लिविंग सेल के कारण नहीं होता है, ये मालूम चल चुका है। हम सॉल्यूशन के अंदर, हम वाटर के अंदर हम पिक्रिक एसिड मिला चुके थे और उसके मिलाने पर लिविंग सेल मर जाती है, लेकिन तब भी एसेंट ऑफ सेप हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लिविंग सेल इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। अब इसी दौरान जो है एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टलेट के, ये भी बड़े वैज्ञानिक थे के, इन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी को देख, आपको क्लियर कर दूं मैं, रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो इट इज पार्टली फिजिकल थ्योरी, इट्स पार्टली फिजिकल फोर्स थ्योरी एंड इट्स पार्टली वाइटल थ्योरी के, और जो आज भी सही है के, लेकिन इसके लिमिटेशंस है, इसके लिमिटेशंस है इसके काफी सारे, क्या कम ऊंचाई तक के पौधे में पहुंच सकता है के, ठीक, पौधे को खूब पर्याप्त वाटर मिलेगा तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये वो थ्योरी है जिसके बहुत लिमिटेशंस है। पौधों में रूट प्रेशर होता है, बिल्कुल इसके एविडेंस मिलेंगे, प्रमाण मिलेंगे इसके, और ये थ्योरी गलत नहीं है किसी भी हद से, लेकिन ये 99% वाटर के एसेंट ऑफ सेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट कब है, जब हाई टेम्परेचर बाहर प्रेजेंट है, और उस समय रिक्वायरमेंट है कि जब वाटर का हैवी इवोपरेशन हो रहा है। जब वाटर का हैवी इवोपरेशन हो रहा है तब रूट प्रेशर जो है ऑलमोस्ट नील हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गायदे में यह है कि दिन के 2 बजे यदि तेजी से वाटर बाहर निकल रहा है, तेज इवोपरेशन है, तो नीचे से प्रेशर ज्यादा क्रिएट होना चाहिए कि ज्यादा वाटर को ऊपर भेजना पड़ेगा, पर उल्टा होता है। चलिए ऐसा क्यों होता है इस पर भी बात करते हैं। टर्म रूट प्रेशर को दिया था स्टीफन हेल्स ने, स्टॉकिंग ने इसको डिफाइन क्या कहा इन्होंने, रूट प्रेशर इज ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट डेवलप्स इन द ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम के। रूट प्रेशर जो है, याद रखना, रूट प्रेशर रूट में जनरेट नहीं होता है, रूट के द्वारा जनरेट होता है कि इट इज नॉट डेवलप्ड इनसाइड इन द रूट के, इट इज डेवलप्ड इन द जाइलम वेसल के बाय द एक्टिविटी ऑफ द रूट हेयर सेल्स। समझ गए बात को, ठीक है। मतलब क्या है बेटा, ये है, समझो ना बात को यार, कहां ध्यान तुम्हारा, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये जाइलम वेसल हो गया, स्टेम के अंदर ये जाइलम वेसल हो गया हिस्सा, ये जाइलम वेसल हो गया, ये रूट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये बिल्कुल वैसे कि हमें यहां पर ये वाटर कॉलम प्रेजेंट है, मान लो के हमें इस वाटर कॉलम को ऊपर की ओर भेजना है, तो क्या किया हमने यहां से फोर्स लगाया, रूट ने फोर्स लगाया, अब वाटर कॉलम ऊपर की ओर जा रहा है। तो रूट फोर्स को प्रोड्यूस करती है, लेकिन फोर्स दिखाई कहां पड़ता है, जाइलम वेसल पे दिखाई पड़ता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, रूट प्रेशर एक जल स्थितिक दाब है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो जाइलम के ट्रैकिल एलिमेंट में डेवलप होता है। अरे यार, होली में पिचकारी नहीं चलाते हम के, पिचकारी होती है होली में के, धकाते हैं तो वाटर आगे से बाहर निकलता है, पीछे से फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। रूट प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट, बिल्कुल सही बात है, यहां पे लिविंग सेल इन्वॉल्व के। द जेनेसिस ऑफ रूट प्रेशर इज एन एक्टिव प्रोसेस, हियर द लिविंग सेल्स आर इन्वॉल्व के। अब
क्या इसके प्रमाण है? मतलब रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब रूट इसमें एक्टिवली भाग लेती है, इसमें जो है रूट जो है रोल प्ले करती है और वाटर को ऊपर की ओर पुश करती है, इसलिए वाटर कॉलम ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इसके दो एविडेंस मिलते हैं हमको के। पहला एविडेंस, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि आप कोई भी प्लांट, कोई भी छोटा सा प्लांट लीजिए गमले में आप, ठीक है ना, और उसको कैंची से उसका ऊपरी हिस्सा काट दीजिए, ठीक है। प्लांट आपने प्लांट लिया आपने के, प्लांट को सहजना यार, काटना मत है ना, मैं समझा रहा हूं ना, मान लो इस बात को, ठीक है। काट दोगे बेचारा पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूं प्लांटेशन करो, फिर मैं बोल रहा हूं प्लांट काट के देखो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। पता चला कि जो प्लांट लगाया था अपन ने अभी कुछ समय पहले, उसी को काट दिया। हाँ, और भी तो है, ऐसा मत करना भाई, ठीक है, कि आपने तो कहा था काटना है, ठीक। मैं समझा रहा हूं आपको बेटा, क्या होता है, ये प्लांट है मान लो, है ना, ठीक है। हमने इसका ऊपर का तना काट दिया, ऊपर का हिस्सा कट गया, इसका कट गया, ये हिस्सा पूरा कट गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो इसका जो कटा हुआ सिरा होगा, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, वो हिस्से को आप साफ कर दीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि एक ड्रॉप, दो ड्रॉप कुछ ऊपर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। कहां से आए वो? रूट, नीचे से वाटर ऊपर धकाया गया तो ऊपर ड्रॉप आ गया, साफ किया आपने फिर ऊपर आ गया। इस चीज को बोलते हैं ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लीडिंग बोलते हैं, इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। प्लांट में जब प्लांट में ब्लीडिंग होती है तो ब्लड नहीं निकलता है, सैप निकलता है, ठीक है, वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल निकलते हैं, ठीक है ना। हिस्सा काट दिया आपने तो आपको लिक्विड निकलता दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ठीक। दूसरा सिंपल है, इसमें प्लांट को डैमेज नहीं करना पड़ेगा। अरे सुबह के समय मॉर्निंग में आप कभी जाइएगा, आप जो है मॉर्निंग में वॉक करने जाइएगा बाहर, आप देखिएगा कई सारे प्लांट ऐसे, उनकी लीफ जो होती है, लीफ के सिरे के पास आपको छोटी सी एक चमकती हुई सी पानी की बूंद दिखाई पड़ेगी, एक छोटी सी वाटर का ड्रॉप आपको चमकता हुआ सा दिखाई पड़ेगा। सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है, कभी मॉर्निंग वॉक पे जाइए आपके, देखिए कि लीफ के ऊपर जो है वो छोटा सा एक वाटर ड्रॉप, तो वो क्या है, वो वाटर कहां से आया है? वो जो वाटर है ना, वो वाटर आया है कि जो अंदर से वाटर धकाया गया है, वो वाटर एक स्पेशल पोर होता है, उससे वो बाहर निकल के ड्रॉप के रूप में बाहर निकल चुका होता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं गटेशन, बोलते हैं इसको हम के। हिंदी वर्ड इसका होता है बिंदु स्त्रावण, ठीक है, बिंदु स्त्रावण कहते हैं, गटेशन कहते हैं। और जिस स्पेशल टिश्यू से ये बाहर निकलते हैं उसे हम बोलते हैं हाइडेथोड, बोलते हैं, उसके लिए हम हाइडेथोड वर्ड का यूज करते हैं। हाइडेथोड क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के पोर होते हैं जहां से वाटर का ड्रॉप बाहर निकलता है लीफ में के, और वो इस बात का प्रमाण होता है कि अंदर प्रेशर क्रिएट था इसलिए वो बाहर निकला है, ठीक है। देखिए, गटेशन हिंदी में बिंदु स्त्रावण कहते हैं, पर गटेशन वर्ड याद रखेंगे आप। गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू दी वाटर स्टोमेटा और हाइड्रोथोड के। गटेशन बेटा जल की बूंदों का जो है, गटेशन क्या होता है? जल की बूंदों का बाहर निकलना होता है, किससे बेटा? वाटर स्टोमेटा से, हाइड्रोथोड के। हाइड्रोथोड क्या होते हैं? दर स्पेशल टाइप ऑफ ओपनिंग्स जो आपको लीफ के, जनरली आपको लीफ के सिरे पर देखने मिलेंगी, और जिनसे जो है वो प्रेशर, यदि रूट का प्रेशर जनरेट होगा तो वाटर वहां से ड्रॉप के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग इज द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम कट एंड ऑफ द स्टेम के। तने का एक हिस्सा काट दोगे तो कटे हुए हिस्से से आपको जो है वाटर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो ब्लीडिंग कहलाता है। तो ब्लीडिंग और गटेशन दोनों इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं, इस बात के एविडेंसेस हैं कि रूट प्रेशर जनरेट करती है और वाटर कॉलम को ऊपर की ओर धकाया जाता है। एंड बोथ आर द एविडेंसेस दैट वाटर कॉलम इज पुशेस अपवर्ड के। एंड हम कहते हैं कि वाटर कॉलम जो है, जल स्तंभ जो है, उसको ऊपर की ओर जो है वो धकाया जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये इस बात के एविडेंस के। देखिए आप ना, आप देख रहे हैं कि आपको एक प्लांट में दिखाई पड़ा, देखो ये दिख रहे हैं आप लीफ में आपको देखिए ध्यान से, आपको दिखाई पड़ रहे ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ रही है, देखिए ना, ये देखो ड्रॉपलेट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है? ये गटेशन में निकला हुआ वाटर है, ठीक है, ये गटेशन में निकला हुआ वाटर है, क्लियर। अब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर एंड फ्रॉम देयर टू द सेल्स ऑफ जाइलम ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप के। होता क्या है कि रूट ने ऑस्मोटिकली वाटर को अंदर लिया, अंदर वाटर आया, वाटर को कहां डाल दिया? फाइनली जाइलम वेसल में डाल दिया। तो लगातार रूट अंदर वाटर ले रही है, जाइलम वेसल में लगातार वाटर इकट्ठा होता जा रहा है, और जाइलम वेसल का फिक्स डायमीटर है। जब लगातार वाटर आप डालते रहोगे उसके अंदर तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो ऊपर की ओर कॉलम को उठा देगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड रूट प्रेशर which pushes the water column in xylem upward के। The genesis of root pressure is an active process, it is an energy consuming process के, याद रखिएगा के। एक लेवल के बाद
ध्यान से समझ के एक लेवल के बाद क्या होता है कि वाटर को अंदर लेने के लिए रूट को जो है एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जाइलम वेसल में वाटर का प्रेशर इतना अधिक हो चुका है कि यदि हमने और वाटर अंदर यदि हम और फोर्सफुली वाटर वहां भेजेंगे तो वाटर जाएगा नहीं वहां पे, क्योंकि फोर्स का डिफरेंस तो चाहिए नटके। तो अब क्या होगा, अब रूट एक्टिवली जो है एनर्जी खर्च करेगी, वो रैपिडली रेस्पायर करेगी, और क्योंकि सब कुछ कहां चला, रात के समय चल रहा होता है। जनरली क्या होता है, जनरली आपको मोस्ट ऑफ द रूट प्रेशर जो है वो इन द इवनिंग, और जब ट्रांसपिरेशन कम होता है तब आपको रूट प्रेशर मैक्सिमम देखने मिलता है। ठीक है, तो रूट एनर्जी खर्च करेगी मिनरल आयन को अंदर लेने में। मिनरल आयन अंदर आएंगे तो वाटर भी अंदर आएगा, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर भी पीछे पीछे आएगा अंदर के, तो वहां एनर्जी खर्च होती है मिनरल आयंस को अंदर लेने में। उसके फलस्वरूप वाटर भी अंदर आएगा, और वाटर अंदर आएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा और वाटर कॉलम ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, देखिए आप ना, हम क्या देख रहे हैं, है ना। तो ये जो यहां पर यदि आप गौर करें तो यहां पर हमने क्या कहा कि ये जो है वो ये इस स्टेप को ऊपर के स्टेप को हम अभी अवॉइड करते हैं, इससे हम जो है वो अभी अवॉइड करते हैं कि अभी हमारा, क्योंकि ऊपर से यदि वाटर बाहर निकल जा रहा है ट्रांसमिशन होगा, इसको हम अवॉइड करते हैं कि अभी हमारा फोकस केवल नीचे वाले हिस्से में है कि नीचे से वाटर कॉलम को ऊपर की ओर धकाया हमने, दैट इज द रूट प्रेशर। ठीक है, क्लियर। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. During root pressure, the water enter by the osmotic active absorption mechanism. ठीक है, the osmotic pressure is created as a result of the active absorption of solid by the root, so energy is consumed during the active absorption of the solid. देखिए ध्यान से, साफ साफ लिखा है के, मतलब रूट प्रेशर को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी खर्च की जाती है ना, वो सॉलिड को अंदर लेने खर्च करती है। जब सॉलिड को अंदर लोगे तो अंदर का, रूट के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो बाहर से वाटर अपने आप अंदर आएगा और उससे रूट प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फ्रॉम द रूट्स the solids are transferred to the xylem. This process is also demand energy. As a result of this process, the osmotic potential of xylem sap becomes more negative. This results the osmotic entry of water. This creates a root pressure. मैंने कहा ना कि सबसे पहला काम तो ये करो आप कि सॉलिड को अंदर लो आप, और अंदर लाके सॉलिड को जाइलम वेसल में ठूस के भर दो सॉलिड को अंदर, बड़ी मात्रा में सॉलिड को भर दिया एनर्जी खर्च करके। तो अब क्या हुआ कि जाइलम वेसल के अंदर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इतना अधिक हो गया कि बाहर से वाटर को मजबूरी में अंदर आना पड़ेगा, और उससे प्रेशर क्रिएट होगा और वो रूट प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए आप ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमें, एस रूट प्रेशर मतलब क्या है बेटा कि कॉलम को आप ऊपर की ओर धकाइए तो ये कॉलम ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। फोर्स कहां जनरेट करना पड़ेगा, रूट को फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। तो मतलब मोटर कहां लगा हुआ है, रूट में लगा हुआ है, रूट वाटर को अंदर ले रही है, कॉलम को ऊपर की ओर धका रही है, तो इससे root pressure is a positive pressure, it's a positive pressure। ठीक है, क्लियर। मैक्सिमम रूट प्रेशर जो पौधों में देखा गया है वो 2 से 3 बार होता है, ठीक है, और इतना सफिशिएंट होता है ये वाटर कॉलम को 60 से लेके 70 फीट की हाइट तक भेज सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, देखो मैक्सिमम रूट प्रेशर जो पौधों में रिकॉर्ड किया गया है वो 2 से लेके 3 बार के आसपास होता है, और इस प्रेशर से केवल यदि आप इस प्रेशर को बिल्कुल अप्लाई कर दें तो आप समझ सकते हैं कि 70 फीट तक तो आप इसको वाटर कॉलम को भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट 100 फीट का है, बड़ा ट्री है, उसमें ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रोसेस, ध्यान से बात सुना, ये एमसीक्यू एग्जाम करके, रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रोसेस है। रूट प्रेशर को जनरेट करना, रूट प्रेशर को क्रिएट करना एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। इस बात का प्रमाण किस चीज से मिलता है, इस बात का एविडेंस कहां से मिलता है, तो इसका एविडेंस मिलता है कि आपने रेस्पिरेटरी इनहिबिटर यूज कर दिए। रेस्पिरेटरी इनहिबिटर क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को रोक देंगे। रेस्पिरेशन को रोक देंगे तो क्या होगा, उससे एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा, उससे सॉलिड को अंदर नहीं ले पाएंगे पॉजिटिवली, ठीक है। तो मतलब ये कि रेस्पिरेटरी इनहिबिटर यूज करने पर रेस्पिरेशन को रोक दिया, एनर्जी को उत्पन्न होना रोक दिया, तो रूट प्रेशर बनना बंद हो गया। मतलब रूट प्रेशर का जनरेट होना एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात,
रूट प्रेशर जिम्नोस्पर्म में नहीं देखा जाता है क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक सीधा वेसल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ट्रैकिड होते हैं, ये जाइलम ट्रैकिड के। तो इन ट्रैकिड में आप सोचिए, इसमें प्रेशर को, अरे यहां पर वाटर कॉलम को ऊपर की ओर धकाना आसान है कि यहां पर वाटर कॉलम को धकाना बड़ा मुश्किल काम है कि जिम्नोस्पर्म सबसे ऊंचे ट्री में से एक, सेक्वा जो है वो सबसे ऊंचा ट्री है, ठीक है, और रूट प्रेशर नहीं होता यहां पर के। फिर जो प्लांट जिनको अधिक वाटर का जो लॉस होता है, जिन पौधों से वाटर का लॉस अधिक होता है, जो एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट होते हैं, दिन के समय गर्मी पड़ रही है, तेजी से वाटर बाहर निकल रहा है, उनमें रूट प्रेशर होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं उनमें रूट प्रेशर। क्योंकि देखो प्रेशर कब बनेगा भाई, देखिए मैं आपको धका रहा हूं, समझिए, आप खड़े, मैंने आपको धकाने की कोशिश की, आप खड़े हुए के अपनी जगह पर, आप हिल नहीं रहे, धकाने, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने फोर्स लगाया धकाने के लिए हमको, ठीक है। लेकिन यदि मैं धकाता हूं और आपने हाथ पकड़ा, आप भी पीछे पीछे आ गए के, तो क्या मैं आपको फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि आप मुझसे तेज चल रहे हैं, तो मैं धका नहीं पाऊंगा कभी आपको, के समझ गए बात को आप? बिल्कुल वैसी वाली बात है कि क्या हुआ ये कि रूट प्रेशर कब होगा, जब ऊपर से कोई वाटर ना खींचेगा तो नीचे से मोर प्रेशर लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऊपर से ही वाटर खींच रहा है तो नीचे का फोर्स तो गायब हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट प्लांट में नहीं दिखाई पड़ता के। गर्मियों में जब वाटर की अधिक आवश्यकता है, when transpiration is maximum, रूट प्रेशर मिनिमम होता है, तो उल्टा हो गया, एंड when water is more needed, रूट प्रेशर मिनिमम है, ठीक है। तो मतलब वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ हद तक ये चीज ठीक है, लेकिन ये है कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि रूट प्रेशर से ही वाटर जो है वो एसेंट ऑफ सेफ होता है अकेला, ठीक है। रूट प्रेशर को हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है मैनोमीटर? सिंपल सी बात है, कटा हुआ स्टेम का हिस्सा, देखो मैंने कहा ये रूट है, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, ये कटा हुआ हिस्सा है, यहां पर हमने एक मैनोमीटर को फिट कर दिया, हमने एक मैनोमीटर को लिया, हमने यहां पे इसको ऐसे फिट कर दिया, हमने इसको, ठीक है। इसके अंदर मरकरी भरा हुआ, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ये एक लेवल है इसका, यहाँ पे लेवल लगे हुए हैं, ऐसे लेवलिंग किया हुआ है इसको, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। जब वाटर बाहर निकलेगा, जब यहां से वाटर बाहर निकलेगा तो मरकरी का लेवल डिस्टर्ब होगा, वाटर वहां पहुंचेगा तो मरकरी को धकाएगा तो ये मरकरी कॉलम ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ये मैनोमीटर है, ठीक है। आई बात समझ में कि इस ट्यूब के अंदर हमने मरकरी भर दिया, जब वाटर बाहर निकलेगा तो मरकरी को धकाएगा तो मरकरी का कॉलम ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, रीडिंग मालूम चल जाएगी, ये मैनोमीटर है, ठीक है। तो मैक्सिमम रूट प्रेशर कब होता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब हमें पौधे में मैक्सिमम रूट प्रेशर देखने मिलेगा, यानी कब, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर मैक्सिमम रूट प्रेशर देखने मिलेगा? नंबर 1, ट्रांसपिरेशन मिनिमम होना चाहिए, ना के बराबर, एकदम कम ट्रांसपिरेशन या मिनिमम, ठीक है। नंबर 2, वाटर का एब्जॉर्प्शन हायर साइड होना चाहिए, यानी मोर वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लो ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, तो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब अभी भी उत्तर नहीं मिला, ये लंबा पेड़ जब से दिखाई पड़ रहा है, लंबा ट्री हमको, कि भाई हमारे अंदर वाटर कैसे ऊपर जाएगा, बताओ जल्दी से। कुल मिला के बात समझ में आ गई कि रूट प्रेशर से भी हमको उत्तर नहीं मिला। आंसर कहां से मिला? आंसर वहां से मिला कि ये जितना बड़ा ट्री दिखाई पड़ रहा है आपको, के इसमें जो हर एक लीफ है वो एक ऐसी यूनिट है जिससे वाटर का लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स, के हर एक लीफ जो है वो एक ऐसी यूनिट के समान है जिससे वाटर का लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसे बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, के तो हर एक लीफ जो है वो उससे वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में हो रहा है, और वो क्या कर रही है, वाटर की कमी कर रही है, उसके अंदर वाटर का लॉस हो गया वेपर के फॉर्म में, और वेपर्स आर ऑलवेज प्योर, तो लीफ सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया क्योंकि उसके अंदर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वाटर कम हो गया। से मैंने आपसे एग्जांपल दिया था ना कि आप चाशनी बनाने के लिए पानी को आप उबालते हैं शक्कर डाल के, तो शुगर तो नहीं उड़ती, पानी उड़ जाता, शुगर वही रहती है, तो गाढ़ी रहती है चाशनी के। समझ लीजिए कि लीफ सेल जो है उसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन मोर हो गया, उसने स्टेम से वाटर लिया, स्टेम के ब्रांच से वाटर लिया, और फाइनली सारी लीफ के आप समझ लीजिए कि सारी की सारी जितनी भी लीफ दिखाई पड़ती है आपको, सारा है सर के एवरीथिंग एवरीवन के हर एक लीफ, हर एक स्टेम की ब्रांच, सब वाटर कहां से ले रहे हैं? सब वाटर खींच रहे हैं इससे, दे ऑल के ये सभी वाटर खींच रहे हैं इससे, ठीक है। और ये वाटर कहां से खींच रहा है? ये वाटर खींच रहा है रूट से। तो मतलब फोर्स खींचने वाला है या धकाने वाला है? आपने कहा फोर्स तो खींचने वाला है, कि इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इस फोर्स को बोलते हैं अब
ट्रांसपीरेशन पुल, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, इसे हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। एंड दैट इज द वेरी 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 पावरफुल फोर्स के, और यही रिस्पॉन्सिबल था, असली फोर्स तो यही है। जितना तेज ट्रांसपीरेशन होगा उतना तेज वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और हमने पढ़ा भी हुआ है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपीरेशन पुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या इस थ्योरी पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे? नहीं। क्या है बेटा कि कुछ फिजिकल थ्योरीज भी दी गई, जिसे मैंने कहा कि लोग साइंटिस्ट ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी तक जो है इस बात का आंसर नहीं मिला है कि कैसे एसेंट ऑफ सेल्फ होता है। क्योंकि ये मालूम चल गया कि लिविंग सेल रोल प्ले करती हैं, नहीं करती हैं, कि कुछ रूट प्रेशर जो है वो सही आंसर नहीं होगा, कहीं ऊंचे पेड़ों में जो है वाटर ऊपर नहीं पहुंच सकता उस सेट के, और जब ज्यादा नीड है वाटर की तब रूट प्रेशर कम हो रहा है, कि उल्टा हो गया है। तो यानी जब वाटर की नीड अधिक है तो रूट प्रेशर अधिक होना चाहिए था, तो ये बात नहीं जमी। अब क्या हुआ, एक साइंस, अब कुछ फिजिकल थ्योरी दी गई जिसमें कहा गया कि एसेंट ऑफ सेल्फ फिजिकल फोर्सेस से होता है। पहली थ्योरी जिसमें बोहिम्स कॉन्सेप्ट के, बोहिम नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि जो रूट प्रेशर होता है ये एसेंट ऑफ सेल्फ नहीं कर सकता है जो है वो पौधों में, क्योंकि स्टार्स वर्जन ने बोला ऑलरेडी कि लिविंग सेल नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इसमें। ठीक है, फिर कैसे होता है? बोहिम ने कहा कि ये होता है जो एसेंट ऑफ सेल्फ होता है कैपिलरी एक्शन से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से के। जैसे एक कैपिलरी होती ना, एक वाटर का ड्रॉपलेट है, एक बारीक सी कैपिलरी है, आप इसको टच करोगे तो ये ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। अरे जो कैपिलरी एक्शन होती है ना बेटा, ये बिल्कुल फैक्ट है कि वायुमंडलीय दबाव को महसूस करने के लिए हम कैपिलरी का यूज करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये कैपिलरी क्या चीज होती है? इतना समझ लो बेटा, एक लंबा सा ट्यूब जिसका डायमीटर उसकी लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल है, एक लंबा सा ट्यूब जिसका डायमीटर उसकी लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल है, दैट बिहेव लाइक ए कैपिलरी। तो आपने पानी के एक, आपने क्या किया, समझो कैसे काम होता है इसमें के। जैसे मैंने आपसे कहा ये वाटर का एक ड्रॉप, ये वाटर का एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, पानी का एक बूंद है। इस पानी के बूंद पे चारों ओर से, ये स्फेरिकल क्यों है, सरफेस टेंशन के कारण, चारों ओर से इस पे वायुमंडलीय दबाव लग रहा है। इस पानी के बूंद पे चारों ओर से वायुमंडलीय दबाव इसकी चारों ओर से लग रहा है। ठीक है, तभी वो अपने शेप को बनाए हुए स्फेरिकल, चारों ओर से इक्वल बराबर मात्रा में चारों ओर से उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसलिए पानी का बूंद गोल है। सरफेस टेंशन ने गोल स्ट्रक्चर बनाए रखने में रोल प्ले किया है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक बारीक पतली कैपिलरी ली, आपने एक पतली सी ट्यूब ली, आपने कैपिलरी, ये कैपिलरी हो गया एक। जैसे ही आपने इस कैपिलरी को इस ट्यूब से, इस वाटर के ड्रॉप से टच किया, तो जो ये फोर्स था, ये पूरा फोर्स जो है उसको दिशा मिल गई एक। ठीक है, तो ये इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इस वाटर के ड्रॉप को जहां टच किया वहां पर फोर्स कनेक्ट नहीं कर पाया उसको। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ द फोर्स था उसने धकाया उसको, तो अब वाटर कॉलम उसके ऊपर, वाटर इसके ऊपर पहुंच गया। ये कैपिलरी एक्शन है। फिजिक्स में आप और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स वाले सर आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। मतलब मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज आपको ये बच्ची बताई। ठीक है, अब कैपिलरी एक्शन होती है, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं, लेकिन यदि बोहिम की बात मान लें हम, तो साइंटिस्ट ने कहा कि कैपिलरी एक्शन को हम मान लेते हैं, बोहिम की बात को भी मान लेते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एसेंट ऑफ सेल्फ है वो 32 फीट की ऊंचाई तक होता है, केवल 32 फीट का। और चूंकि जाइलम वेसल का डायमीटर इतना कम नहीं होता है कि वो कैपिलरी के समान बिहेव कर सके, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन मान भी ले हम, चलो अब तो ऊंचाई और कम हो गई, 32 फीट केवल। फिर सैक ने बताया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सारा खेल है फोर्स ऑफ इम्बाइबिशन का। ठीक है, लेकिन इनको एक बात भूल गए, सैक ने एक बात भूल गए कि जाइलम वेसल जो है ये एक ट्यूब के समान है के। इम्बाइबिशन केवल जो है वो कहां होता है, सरफेस पे होता है, क्योंकि इसमें एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व, उसके अंदर एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व है। के तो इम्बाइबिशन यदि होता तो वाटर का फ्लो केवल और केवल वॉल के थ्रू होता, वाटर जो है वो ल्यूमेन के थ्रू ना होता। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एसेंट ऑफ सेल्फ जो है वो जाइलम के ल्यूमेन के थ्रू होता है, ना कि केवल वॉल के थ्रू। के केवल वॉल के थ्रू एसेंट ऑफ सेल्फ नहीं होता है। के तो ये तो सेक का तो फंडामेंटली गलत निकला पूरा। अब कहां, अब कौन बताएगा सच बात के? अब आती है बात डिक्सन एंड जॉली की। अब बात करेंगे हम कोहेशन ऑफ वाटर और ट्रांसमिशन पुल थ्योरी, दैट इज द एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट इज द
करेक्ट थ्योरी, ये करेक्ट जो है वो अवधारणा है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। इसको डिक्सन एंड जॉली ने दिया इसको 1894 में। अब जितना डिटेल में बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीजें, ये सब एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ डिटेल में, इसलिए प्लीज फोकस कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई आलस नहीं, कोई बेईमानी नहीं अपने आप से। देखो बेटा, जब टीचर एक्स्ट्रा माइल जाके पढ़ा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो चाहता है अपने बच्चों को सिक्योर करना है ताकि गलती ना हो एग्जाम में कोई के। थोड़ा भी ऊपर नीचे पेपर हुआ तो हम बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल अपने पंख को फैला के देखिए आसपास की क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपसे मैं तो कहता हूं कि आपको मुझे या अपने आप को जज करना है तो एक तरीका है, कोई भी एमसीक्यू बुक उठाइए, क्वेश्चन लगाना सॉल्व कर दीजिए और आपको मोर देन 90% क्वेश्चन बनना चाहिए बुक के। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको डीबीबी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, इसलिए ठीक है ना। चलिए, डिक्सन एंड जॉली ने दिया, बाद में इसको इलेबोरेट किया था डिक्सन ने, और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। और ये 3 अवधारणाओं पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन द 3 बेसिक assumption मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम, ठीक है। ये 3 अवधारणाएं क्या है? नंबर 1, पहली अवधारणा है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं सासंजन, ठीक है। बहुत कठिन होती है हिंदी है ना, तो थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद रखा करो, है ना, ठीक है। सासंजन के, तो सासंजन का मतलब क्या है? कोहेशन। देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेसिव फोर्स? सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, ध्यान से बात सुन के, जो स्नेह, जो अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दैट इज द कोहेशन। और जो 2 डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में है वो है एडिशन के। अरे भाई का भाई से प्यार है, बहन का बहन से प्यार है, भाई बहन का आपस में प्यार है कि भाई मिलके स्नेह आपस में उनका, दैट इज द कोहेशन। लेकिन आपका अपने दोस्त के प्रति जो प्रेम है, जो आपका अपने दोस्त के प्रति स्नेह है, इट इज द एडिशन। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि कोहेसिव फोर्स क्या है? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कोहेशन है, और डिसिमिलर के बीच का एडिशन होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को खींच लो आप तो पूरा पूरा वाटर का, यदि कई सारे वाटर मॉलिक्यूल ना, सब पीछे पीछे खींचते हुए चले आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई सो मच स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल? क्यों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है? अरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते आए केमिस्ट्री में, है ना। भाई पानी क्यों बहता है? पत्थर क्यों नहीं बहता? मिट्टी क्यों नहीं बहती? अरे मिट्टी पानी में घुल के बहती है, अकेले थोड़ा कि आज पता चला मेरा खेत बह के बाजू वाले के खेत में जाके मिल गया। मेरा खेत बहता हुआ जो है निकला, और वो निकल के विदिशा से निकलता हुआ भोपाल पहुंच गया, और फिर धीमे धीमे मुंबई तक आ गया कि मेरा मालिक कहां पर है। खेत क्या बहता है? नहीं। क्या बहता है? नदी बहती है, पानी बहता है ना, ठीक। तो जो कोहेसिव फोर्स है वो फोर्स ऐसा है कि एक, अब आपने क्या किया, आपने एक बहुत अच्छा काम आपने हमेशा किया होगा कि आपने देखा होगा, कभी कभी देखना कि भी पानी का ड्रॉप होता है, 2 ड्रॉप। कभी मान लो हम बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, या हमारी थाली रखी, उसमें हमको 2 पानी के ड्रॉप दिखाई पड़े पास पास में के, तो हम क्या करते हैं, चम्मच लिया, दोनों को टच कर दिया, दोनों ड्रॉप, तो देखा हमने एक बड़ा बूंद बन गया पानी का। कभी किया कि नहीं किया? पानी का एक बड़ा बूंद बन जाता है। क्यों बन गया? आपने एक मॉलिक्यूल टच कर दिया तो वो पूरा जुड़ के एक बड़ा वाटर का बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, वो है ना, ऐसा होता है ना। चलिए, तो मतलब एक तो ये फंडा है इसका, कि मतलब ये है कुल मिला के कि आप एक वाटर मॉलिक्यूल खींच लो, पीछे पीछे चिंता मत करो, सब खींचे हुए चले आएंगे। ये भेड़ के समान है, एक भेड़ आगे निकली, पीछे पूरे पर भेड़ का झंडा चला जाए। तो कोहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरा, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम लगातार कंटिन्यूस बनाता है। अब कैसे बनाता है हम आगे बात करेंगे इसमें। वो कहते हैं इतना स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है कि वाटर कॉलम टूटता नहीं कभी, ठीक है। तीसरा, खींचने वाला बल ऊपर से खींच रहा है, वो ट्रांसमिशन पुल होता है। तो 3 assumption इस थ्योरी के, ठीक है। नंबर 1, कोहेशन इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेशन, एंड बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन एज एडेशन। वाटर में ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ? अरे भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको तनन सामर्थ्य, ठीक है, तनन सामर्थ्य, और इंग्लिश में लिखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ। का मतलब होता है खींचोगे तो पूरा खींच जाएगा, ठीक है। मतलब कोहेसिव फोर्स है, एक को खींचोगे तो पूरा वाटर कॉलम खींच जाएगा, ठीक है। फिर
एडहेसिव फोर्स कहां काम करता है बेटा? ये वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल वॉल के बीच में होता है। दोनों फोर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि वाटर कॉलम जो है वो टूटे ना, लगातार मेंटेन रहे वट के। और समझ लीजिए आप कि जो मैग्नीट्यूड है, जो ताकत है कोहेसिव फोर्स की, वो कितनी है? 350 एटमॉस्फेयर है। कितनी है वो? 350 एटमॉस्फेयर के। यानी जो कोहेसिव फोर्स वाटर कॉलम में प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है, वो 350 एटमॉस्फेयर का होता है। मतलब ये है कि आप पानी में, जब आप पानी में एक जोर से घुमा के आपने लट मारा, के समझ रहे हो? एक रॉड ली आपने, बड़ी सी रॉड ली आपने, पानी में मारा, तो क्या पानी दो हिस्सों में बट जाएगा? पानी दो हिस्सों में नहीं बटेगा, क्योंकि आप इतना फोर्स से रॉड मार ही नहीं सकते आप। लेकिन यदि वही रॉड आपने 350 एटमॉस्फेयर से अधिक दबाव के साथ मारा आपने, तो कुछ समय के लिए पानी अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, फिर बाद में जुड़ जाएगा, पर उस समय के लिए अलग अलग हो जाएगा पानी, वाटर। ठीक है, मतलब जो उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि आपको 350 एटमॉस्फेयर, बहुत बड़ा प्रेशर रेट के, उससे ऊपर का प्रेशर लगाना पड़ेगा अलग अलग करने के लिए। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कंटिन्यू वाटर कॉलम के। अब देर आर सो मेनी फोर्सेज विच ट्राई टू ब्रेक द वाटर कॉलम। वाटर कॉलम को ब्रेक करने की कोशिश करने वाले कई सारे फोर्स होते हैं, जैसे वाटर कॉलम का वेट है बेटा, वजन है के, वाटर कॉलम का ऊपर जा रहा है ना वाटर कॉलम के, तो उसका अपना वजन भी तो होगा, ग्रेविटी खींच रहा, ग्रेविटी नीचे की ओर, वाटर कॉलम का अपना वजन के हमें मालूम है। ठीक है, नीचे की ओर खींचेगा, नीचे की ओर है ना। ठीक है, उसका मास है, ग्रेविटी काम कर नीचे की, वजन वेट, आप इसको ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरा रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। अब देखो ऐसा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जाइलम वेसल जो है वो एकदम स्मूथ पाइप होगा, प्लास्टिक का पाइप होगा, अरे वो तो नेचुरल स्ट्रक्चर है के सेल्स में, तो उसमें कई बार क्या होता है, वॉल उसकी अनइवन भी होती है, तो उसका दौरान उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। कई बार जो वाटर कॉलम है उसमें एयर बबल भी आता है उसके अंदर, बबल के आने से क्या होता है, वाटर कॉलम जो है वो दो हिस्सों में बट सकता है। ठीक, कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए आप, सब मिला के दी पूरे फोर्स, जितने फोर्स नेगेटिव हैं, जितने फोर्स वाटर कॉलम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बल है 50 एटमॉस्फेयर के आसपास। और गौतम बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्धा ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, बचाने वाला कौन है यहां पे? 350 एटमॉस्फेयर का कोहेसिव फोर्स, और मारने वाला, नष्ट करने वाला क्या है? 50 एटमॉस्फेयर का जो है वो डिसरप्टिव फोर्स। ठीक है ना। क्या वाटर कॉलम टूटेगा? क्या वाटर कॉलम टूटेगा? नहीं टूट सकता, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कोहेसिव फोर्स का इतना बड़ा है कि कितने भी नेगेटिविटी हो, वाटर कॉलम नहीं टूटेगा। ठीक है, क्लियर? Since the force of cohesion is much greater than the stress on the water column, तो कंटिन्यूटी वाटर कॉलम मेंटेन रहेगा, और वाटर कॉलम स्टेम में एक नेट या रूप के फॉर्म में होता है। यदि आपने एक चीज खींच लिया आपने, तो पूरा खींचता हुआ ऊपर की ओर आ जाएगा वो। क्लियर? अब ट्रांसपिरेशन पुल की बात करते हैं। एज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सरफेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, कई बार बात किया इसके बारे में हमने। जैसे ही लीफ की सरफेस से ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस होगा, तो लीफ सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगी, लीफ सेल लीफ बीन से वाटर लेगी, और लीफ बीन वाटर लेगी किससे? स्टेम की, जाइलम ऑफ मेन स्टेम से वाटर लेगी। ठीक है, क्या हुआ देखिए, है ना, स्टोमेटा से वाटर बाहर निकला, सेल्स ने वाटर को लिया, बीन से वाटर खींचा, फाइनली सबको ही मिलके मेन स्टेम से वाटर खींचेगा ऊपर की ओर। ठीक है, देख रहे हैं आप, लगातार देखिए, इमेज को ध्यान देखिए, लीफ से वाटर निकला, फिर स्टेम में देखिए आप, रूट में देखिए, मतलब इस समय जो वाटर की एंट्री हो रही है वो कैसे हो रही है, वो पैसिव एंट्री हो रही है, क्योंकि फोर्स कहां बन रहा है, फोर्स बन रहा है ये लीफ में बन रहा है, फोर्स कहां बन रहा है, लीफ के ऊपर बन रहा है ना बेटा। देखिए ना, मतलब लीफ वाटर को खींच रही है ऊपर, ड्रॉ करके, समझ रहे हैं? ये फोर्स जो है वो धकाने वाला नहीं है, इट इज दी पुलिंग फोर्स के, इट इज बेसिकली दी पुलिंग फोर्स, खींचने वाला वालेट के नेगेटिव फोर्स है। इसको क्या बोला, इसको हमने ट्रांसमिट पुल बोला। तो बिल्कुल देखिए आप, इस कार्टून में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पत्तियां वाटर को ऊपर की ओर खींच रही हैं। ठीक है, दैट फोर्स इज द ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ए नेगेटिव पुलिंग प्रेशर is thus exerted by all the leaves on the xylem of the stem. The combined pulling pressure is called the transmission pull. तो सारा ट्रांसमिशन के कारण जो खींचने वाला बल है, सबको जोड़ के क्या बोला हमने, ट्रांसमिशन पुल बोला हमने। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ
टू पुल अप द वाटर कॉलम टू ग्रेट हाइट, इतना स्ट्रांग होता है जो लंबी ऊंचाई तक वाटर कॉलम को भेज सकता है। कि वाटर पोटेंशियल कितना होता है, यदि आप देखें लीफ के टॉप पर लीफ का वाटर पोटेंशियल -30 बार तक होता है नॉर्मली, जबकि -100 बार तक पहुंच सकता है। कि और इतना नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है, ये कई 100 फीट तक वाटर कॉलम को खींच सकता है। ठीक है, 300-400 छोड़ दीजिए, 500, 800, 1000 फीट तक खींच सकता है वाटर कॉलम को। ठीक है ना, क्लियर। सच लो वाटर पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू क्रिएट ए स्ट्रांग पुलिंग फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पुल कहते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। इतना बताने के बाद मैं आया हूं, अब एनसीईआरटी पे लौट आया हूं बेटा मैं, है ना। नहीं तो मेरे कमांडो बोलेंगे सर कहां खो गए हम, एनसीईआरटी कहां गई हमारी, है ना। नहीं बेटा, जितना आपको चिंता आपकी है ना, उससे ज्यादा चिंता मेरे को आपकी होती है ना। मैं देखता हूं कि क्या है कि हम जब कुछ चीज सोच लेते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं ना बेटा, तो हमको तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको चाहिए वो चाहिए डिटर्मिनेशन, अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा का होना। दूसरा चाहिए डिसिप्लिन, जो कर रहे हैं उसको नियम अनुसार करें। ठीक है। तीसरा चाहिए डेयर टू फेस द एडवर्स कंडीशन, के अपने अंदर जो एडवर्स कंडीशन है उनको फेस करने का साहस भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। याद रखिए, मैं यदि आप मुझसे पूछे तो मैं केवल जरिया मात्र हूं, सब आपके अंदर है, सारा सफलता आपके अंदर है, जाहिर सी बात है असफलता भी आप ही के अंदर है। फर्क इतना सा है कि आप किस पहलू को स्ट्रांग करते हैं। आप अपने आप को आप स्ट्रांग कीजिए, अंदर से मजबूत कीजिए अपने आप को, फोकस कीजिए अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर फोकस कीजिए, अपनी कमजोरी पर फोकस मत कीजिए बेटा, है ना। कोई दूसरा यदि मेरे बस में होता ना बेटा, जादू की छड़ी, मान लो ये जो मैं एप्पल पेन यूज करता हूँ, मान लो ये जादू की छड़ी होती है और एक में परी होती, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं आपको सबको टच करता। ठीक है, टच टच टच, सब सिलेक्ट, सारे टॉपर। ना तो मैं परी हूं, ना ये जादू की छड़ी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग केवल और केवल जमकर संघर्ष कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा संघर्ष जिसमें हम अपना 100% दे दें, जिसमें हम अपना तन, सब कुछ है ना, हमारा पूरा मन, हमारा तन, हमारा सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी, आना पड़ेगा उसको। थर्मोडायनामिक्स के नियम है, ऊर्जा बर्बाद कभी नहीं जाती है, आना पड़ेगा, हमको अपनी किस्मत खुद बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेक्चर खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे भी चलेगा, आगे चलेगा, थोड़ा सा कवर करते हैं इसको आप, है ना। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि सर ने बोलना शुरू किया, मतलब आप कॉपी बंद, पेन ढक्कन लगा के बंद। ठीक है, टिकटॉक वाला पेन है तो वैसे बैठ के टिकटॉक कर रहे हैं पेन को, है ना। तो टिकटॉक का मतलब टिकटॉक भी होता है, हाँ, उसमें नहीं उलझना अभी, है ना। चलो अभी काम की बात करते हैं। वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, के ये यहां से जो है एनसीईआरटी का लिखता है, वी लुक्ड एट हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। हमने देखा ऑलरेडी कैसे पौधा जो है वाटर जो है लेता है सॉइल से और उसको वेस्कुलर टिश्यू मूव करता है। वी नाउ हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। इज द वाटर मूवमेंट एक्टिव और इज स्टिल पैसिव? Since the water has to be moved up a stem against gravity, what provides energy for this? के वो बोल रहा है कि अब हमें ये समझना है कि वाटर कॉलम कैसे ऊपर जाता है, एक्टिवली ऊपर जाता है कि पैसिवली ऊपर जाता है, और वाटर कॉलम को ऊपर जाने के लिए फोर्स कहां से आता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर कॉलम कैसे ऊपर जा पाता है, इनके उत्तर ढूंढना है हमको। ठीक, अब शुरुआत की एनसीईआरटी ने रूट प्रेशर से। एट वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू द वेस्ट। देखो साफ साफ लिख के, वेरियस आयंस, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट। वाटर फॉलोज करता है, इसके पीछे पीछे आता है वाटर के, तो वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री होती है, जाइलम तक पहुंचता है, इससे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, इसे रूट प्रेशर कहते हैं, और ये स्मॉल हाइट तक, देखो स्मॉल हाइट तक तने में वाटर कॉलम को भेज सकता है। बिल्कुल सही बात है, इतना लिखा, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट बात किया एनसीईआरटी के, ये बताया उन्होंने कि रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट? अब हमें कैसे देख सकते हैं इसमें, तो मैंने आपसे कहा ना, चूज ए स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट on a day when there is a plenty of atmospheric moisture, cut the stem horizontally, काट दो उसको, ठीक है, और शार्प नाइफ ब्लेड से काटने के बाद आप देखिए अर्ली इन दी मॉर्निंग
यू विल सून सी ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, आपको दिखाई पड़ेगा, वाटर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये पॉजिटिव रूट प्रेशर का एविडेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग, है ना बेटा, ठीक है। आप रबर का एक ट्यूब लगा के ये पता कर सकते हैं कि कितने समय में कितना वाटर बाहर निकला वहां से, है ना, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी वही लिखा है एनसीईआरटी में। फिर इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। जब इवोपरेशन लो होता है तो एक्सेस वाटर जो स्टेम में कलेक्ट होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। लीफ की जो ग्रास की जो लीफ होती है उसकी टिप पर दिखाई पड़ेगा आपको, कई प्लांट की लीफ पर आपको दिखाई पड़ेगा, और उसे क्या बोलते हैं, फिनोमेनन गटेशन बोलते हैं। गटेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस लिक्विड फेज में होता है। स्पेशल टिश्यूज में इन्वॉल्व, देखिए इसमें लिखा है स्पेशल ओपनिंग्स। स्पेशल ओपनिंग का नाम क्या है, इसका नाम है हाइडेथोड। ये स्पेशल ओपनिंग होती है जिससे वाटर का ड्रॉपलेट बाहर निकलता है, ठीक है बेटा, क्लियर। ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी हमने डिस्कस किया। देखो मतलब हम जो डिस्कस करते हैं वो सब एनसीईआरटी के एज पर एनसीईआरटी बेटा, है ना। फर्क इतना सा बेटा कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं उस चीज को, है ना। रूट प्रेशर एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड द मोडेस्ट पुश ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट के। तो रूट प्रेशर कोई बड़ा फोर्स नहीं है, ये मोडेस्ट है ना, मिडिल रेंज का फोर्स है जो वाटर कॉलम को ऊपर की ओर धकाता है, ठीक है। They obviously do not play a major role in water movement up the tall tree के। जो tall tree होता है उसमें ऊंचाई तक पहुंचाने में इसका कोई बड़ा रोल नहीं होता है, ठीक है। The greatest contribution of root pressure may be to re-establish the continuous chain of the water molecule in the xylem, which often break under the enormous tension created by the। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात लिखी कि दिस इज द यूनिक थिंग। वो कहता है कि अब आप बोलोगे कि सर तब भी हमें कई पौधों में रूट प्रेशर रात के समय क्यों देखने मिलता है। कारण ये कि दिन में वाटर कॉलम को इतना तेजी से ऊपर खींचा गया, दिन में वाटर कॉलम को ट्रांसमिशन पुल से इतना तेजी से ऊपर की ओर खींचा गया है कि वाटर कॉलम कई जगह पे वाटर का, अब पानी मान लो मिट्टी में पानी कम हो गया, सॉइल में वाटर कम हो गया, ऊपर से वाटर लॉस बढ़ रहा था के, तो वाटर कॉलम खींचता रहा था। तो कई बार इतना फोर्स होता है कि वाटर कॉलम टूट, कई बार जो क्या होता है वहां पे ब्रेक, वाटर कॉलम में ब्रेक आता है, क्योंकि वाटर ही नहीं है ना, वाटर नहीं है तो ब्रेक आ गया, वाटर कॉलम तोड़ नहीं सकते आप, वो ब्रेक आ गया वहां पे, ठीक है। तो उस ब्रेक को कैसे फिल करेंगे आप रात के समय जब पौधा थोड़ा मुरझा चुका था, शाम को जब पानी मिला उसको उठ के, तो अब क्या धीमे धीमे वाटर को ऊपर के पुश कर रहे हैं, जो ब्रेकेज थे वाटर कॉलम में, जहाँ गैप आ गया था, वाटर कम हो गया था, वहां पे उसको भर दिया। ये उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय दी ट्रांसमिशन पुल के। साफ साफ लिखा है कि अधिकांश पौधों में रूट प्रेशर ठीक से काम नहीं कर पाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले नहीं करता है, जो है ट्रांसमिशन पुल ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है ट्रांसमिशन पुल के बारे में, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट नहीं होता पौधों में, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता प्लांट में के, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन प्लांट कैन अचीव फेयरली हाई रेट, बड़ी हाई स्पीड से वाटर का अपवर्ड फ्लो होता है जो 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है, 15 मीटर पर आवर की रफ्तार से होता है। और ये मूवमेंट कैसे स्टेब्लिश होता है, देखिए। अब क्वेश्चन ये था कि वाटर कॉलम को धकाते हैं या खींचते हैं, तो मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू दी प्लांट। रिसर्च से मालूम चला है कि वाटर को प्लांट जो है वो ऊपर की ओर खींचता है, वो पुल करता है, ठीक। और एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम द लीफ। और ऐसा इसलिए होता है कि पत्तियां ट्रांसमिशन करती है लीफ से, और उससे खींचने वाला बल जनरेट होता है और वाटर कॉलम ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। इसे हम कोहेशन टेंशन ट्रांसफर पुल मॉडल कहते हैं, और इसे डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, और इस पूरे मॉडल को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। इसे कोहेशन टेंशन ट्रांसफर पुल मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ट्रांसफर पुल कैसे जनरेट होता है, तो मैंने आपको बताया बेटा भी, water is transient in plant, less than 1% of water is reaching the leaves used in the photosynthesis on plant growth के। जितना प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसमें से 99% वाटर को प्लांट जो है वो ट्रांसपायर करके बाहर निकलता है, केवल 1% वाटर प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। तो गहरा कनेक्शन है इसका। और मोस्ट ऑफ द वाटर का लॉस किससे होता है, वो लीफ से होता है, और इस तरह के वाटर के लॉस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, क्लियर, ठीक है। क्या बोलते ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसी ट्रांसमिशन के कारण क्या होता है, एक खींचने वाला बल क्रिएट होता है, और उसे हम ट्रांसमिशन पुल कहते हैं, ठीक। अब एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, बात खत्म कर दी उन्होंने के। और इसीलिए हमने पहले हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा अच्छे से, और उसके बाद हमने एनसीईआरटी को पढ़ा, ताकि एनसीईआरटी की एक लाइन में पूरी बातें लिखी थी, पूरी जो कहानी पढ़ी ना वो एक एक लाइन में लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर द वाटर राइजेस इन स्टेम ड्यू टू कोहेशन इन वाटर
मॉलिक्यूल, कंटिन्यूटी वाटर कॉलम एंड ट्रांसफर पुल। मैंने कहा तीनों फोर्स के पूछा गया एमसीक्यू कि वाटर जो है वो स्टेम में राइज कैसे करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेशन होता है, वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, और ट्रांसफर पुल जो है वो ट्रांसफरिंग लीव्स उसे क्रिएट करती है, उससे वाटर कॉलम ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, फिर क्या वाकई में वाटर कॉलम में कोई खींचने वाला बल होता है? कैसे सिद्ध करोगे इसको? तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, डेंड्रोग्राफी के। डेंड्रोग्राफी सिंपल सी बात है, आपने कभी गौर किया है जो सॉफ्ट सा, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम जो है किसी कोल्ड ड्रिंक की किसी शॉप पे आते हैं, किसी होटल पे आते हैं और कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, तो कई जगह वैसे आप देखेंगे जैसे फ्रूटी का स्ट्रॉ होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉ होता है के, लेकिन आप कोई सस्ती सा कोई शॉप है उसमें आप मांगेंगे स्ट्रॉ, तो वो बड़ा प्लास्टिक का सॉफ्ट सा होता है। आपने सक किया, आपने इसको आपने इसको कोल्ड ड्रिंक को सक किया तो वो स्ट्रॉ अंदर की ओर दब जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपर से वैक्यूम क्रिएट किया, तो स्ट्रॉ अंदर की ओर तो चला गया, पतला स्ट्रॉ है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। ऐसे ही क्या होता है, दिन में लीफ इतना तेज ट्रांसपायर्ड करती हैं कि तने का डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाता है खींचने वाले बल के कारण। ठीक है, फ्रिट्ज ऑब्जर्व दैट the diameter of tree increased in period of the low transmission and decreased during the high transmission period के, और ये वाटर कॉलम पे टेंशन को कंफर्म करता है, और इसके ही मेजरमेंट को हम डेंड्रोग्राफी कहते हैं। और शोलेंडर ने इसको इस प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेशर बॉम्ब टेक्निक कहते हैं। उसके शोलेंडर ने जो है वो प्रेशर बॉम्ब टेक्निक से इस टेंशन में कितना टेंशन स्टेम पर क्रिएट होता है उसको उसने मेजर किया। ठीक है, ये शोलेंडर का इक्विपमेंट है, तो शोलेंडर ने इससे मेजर किया कि कितना जो है स्टेम में जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, शोलेंडर ने पाया कि ये -80 बार तक क्रिएट होता है, और ये बड़ा फोर्स है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ऑफ सैप इन जाइलम रेंजेस फ्रॉम 1 to 45 मीटर पर आवर। ट्रांसमिशन कोहेशन थ्योरी ऑपरेट्स इन पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर। याद रखिएगा, जब भी ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन कोहेशन थ्योरी काम करेगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? पैसिवली होगा, और रूट वहां पे केवल एक मार्ग के समान काम करेंगे, पाथवे के समान काम करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने एसेंट ऑफ सैप को पूरा किया। हमने देखा कि कैसे वाटर कॉलम ऊपर की ओर मूव करेगा। अब हम कहां पहुंच गए? अभी बिल्कुल हम स्टेप बाय चल रहे हैं। अभी हम वाटर कॉलम के ऊपर को लेके ऊपर पहुंच गए। अब ऊपर पहुंच के क्या है, लीफ से वाटर बाहर निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसमिशन जो है उसके लिए स्टोमेटा इन्वॉल्व है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। तो अब हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन बेटा, ठीक है ना? क्लियर? याद रखना, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है ना बेटा, इसमें कई सब टॉपिक छिपे हुए हैं। फिजिकल प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसमिशन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? तो अभी हम कहां पहुंच चुके हैं? ट्रांसमिशन तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आगे से अगली क्लास में हम ट्रांसमिशन पे कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। तो आपने बड़े सब्र से लेक्चर को सुना, समझा, आपने बहुत कुछ सीखने मिला इसमें हमको। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना? अब ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा उलझाने वाले क्वेश्चन है, जहां पर आपको लगता है कि देखो सिंपल सा कोई पूछेगा आपसे कि प्लांट जो है वाटर का पाथ क्या होता है, तो कुछ जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो तो आपको मालूम चल गया, ठीक है ना? वो ऑलरेडी डीपीपी के अंदर भी पूछ लिए जाएंगे आपसे, टेस्ट में भी आपको आ जाएंगे। पर अभी हम थोड़े से जो है वो ऐसे एमसीक्यू जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हमके। तो हमारे सामने बेटा स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सीड्स प्लेस्ड इन वाटर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर in the beaker, okay, and a seed placed in water hydrostatic pressure in the beaker, seed placed in water imbibe the same viscous, ठीक है? अब क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे seeds placed in water hydrostatic pressure in the beaker, ठीक है? बोल रहा है बीजों को हमने जो है वो एक बीकर में रखा है जहां पर वाटर का अपना एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है ना? ठीक, सीड्स प्लेस्ड इन वाटर imbibe the same because of, जब हम जो है बीजों को हम जो है पानी में रखते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं, इम्बाइबिशन शो करते हैं। क्यों करते हैं? कारण ये होता है बेटा कि जो सीड होते हैं, सीड्स आर एक्चुअली दी कंपैरेटिवली दे आर दी ड्राई मटेरियल, के वो बीज जो होते हैं वो एक प्रकार से शुष्क होते हैं, ड्राई सीड है ना। मैंने कहा ना कि वो पहले से पानी नहीं सूखे होते हैं। वो जब सीड मैच्योर होता है तो वो वाटर को लूज करता है, वो तभी तो वो अपने आप को डोरमेंसी में रख पाता है उठ के। तो सीड के पास वाटर ना के बराबर होता है, इसलिए जैसे ही आप सीड को आप वाटर में डालते हैं तो एक जो है वो हम कहते हैं कि डिफ्यूजर प्रेशर का जो है अंतर डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट
ग्रेडियंट स्टेब्लिश होता है और उसके चलते इम्बाइबिशन होता है। मतलब वाटर जो है वो तेजी से सीड के अंदर इंटर करता है, क्योंकि बाहर वाटर पोटेंशियल अधिक होता है, सीड के अंदर वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जितना अधिक ड्राई मटेरियल होगा, जितना अधिक सूखा हुआ मटेरियल होगा, उसका वाटर पोटेंशियल उतना नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब वाटर नहीं है, इसलिए वाटर का कोई पोटेंशियल वहां पर नहीं है। तो क्या बोला आंसर, क्या आएगा इसका? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड के पास में लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, इसलिए वाटर जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल के मूव करता है। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा बेटा, वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की होता है। जहां जितना अधिक वाटर मॉलिक्यूल होगा वहां पर उतना अधिक जो है वाटर का पोटेंशियल रहेगा। बट देखिए सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल अधिक होने का मतलब है कि उसका डिफ्यूजन पावर अधिक होगा। डिफ्यूजन पावर अधिक होगा तो अधिक मूव करेगा, और उसकी टेंडेंसी टू लीव ए सिस्टम इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट होते हैं, प्रेशर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने के। तो यहां पर सीड जो है वो इम्बाइबिशन क्यों शो करता है? क्योंकि उसके पास में मोर लोअर साइड में नेगेटिव, उसके पास मोर नेगेटिव, उसके पास में वाटर पोटेंशियल होता है, लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, सीड के अंदर वाटर इंटर करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दैट डिपेंड्स ऑन वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे? यदि जो है पौधे के वायवीय भागों से वाटर का लॉस होता है और उसके चलते वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा था यहां पर रूट सर्व्स ओनली एज ए पाथवे। यहां पर जड़ें केवल एक मार्ग के रूप में काम करती हैं, एंड द फोर्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इज नॉट जनरेटेड इनसाइड द रूट सेल के अंदर फोर्स जनरेट नहीं होता। फोर्स कहां? लीफ पर जनरेट हुआ, वो ट्रांसमिशन पुल बना। तो क्या बोलोगे इसे? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलोगे इसे आप। ठीक है, अब ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो गए, दो आपने देखे यहां बैठ के। चलिए अब आते हैं थोड़े से, हम जो है धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए वैक्यूलेटेड प्लांट सेल इज। अब क्वेश्चन पूछा उसने आपसे कि एक वैक्यूलेटेड प्लांट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक नॉर्मल वैक्यूलेटेड प्लांट सेल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? हम कहते हैं डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये टोटल वाटर है ना, कितना वाटर जो है एक वैक्यूलेटेड सेल या नॉर्मल प्लांट सेल कितना वाटर अंदर लेगी, उसका फॉर्मूला ये। चलो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि डीपीडी लिखा, टीपी को सामने लेके आए, प्लस हो गया ये सिंबल, और ओपी। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दी डीपीडी प्लस टीपी। लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा हम, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई? सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज दी बिगेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। तभी तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, माइनस करना पड़ा तब जाके डीपीडी आया, है ना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी वैक्यूलेटेड प्लांट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इट इज मोर देन डीपीडी, डीपीडी से अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तभी तो फॉर्मूला है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यदि हम ओपी निकालें तो डीपीडी प्लस टीपी को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसलिए डीपीडी उससे छोटा होता है। क्लियर बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पहले आप लगाइए फिर मैं बताता हूं। पहले आप लगाइए, 10-5 सेकंड रुकते हैं हम, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल ए जो है, सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, टरगार प्रेशर है इसका 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेल बी की बात करें हम, तो सेल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर है 15 एटमॉस्फेयर और टरगार प्रेशर इसका है 12 एटमॉस्फेयर। तो वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा बताइए, सॉल्व कीजिए फटाफट। अरे यार सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा। फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे आप डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो पहले वाली का डीपीडी कितना आ गया? ये आ गया 5 एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है ना। दूसरी वाले का कितना आ गया? 3 एटमॉस्फेयर आ गया दूसरे वाले का, सेल बी कट के। और वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करता है। मतलब वाटर जो है वो सेल बी से सेल ए की ओर जाएगा, क्योंकि सेल बी का डीपीडी 3 एटमॉस्फेयर है, सेल बी ए का जो है 5 एटमॉस्फेयर है। वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर जाएगा, तो सेल बी से वाटर सेल ए की ओर जाएगा,
है ना बेटा, क्लियर। अब इनमें कोई गलती मत करना। आप में से कुछ बच्चों का बोला सर आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बहुत सारे डीपीपी नहीं दे रहे हो आप, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दे रहे। अरे भाई हम इतने तकरीबन 100 क्वेश्चन तो हम यही कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमारे कितने 7-8वां लेक्चर है, तो मतलब 70-80 क्वेश्चन तो हम यही कर चुके, 75 क्वेश्चन तो हम यही कर चुके हैं। आगे बचे 3-4 लेक्चर में और कर लेंगे हम, फिर डीपीपी में कर लेंगे, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं होते भाई, ठीक है। तो मतलब हम मोस्ट ऑफ द हिस्सा कवर कर चुके होंगे, चिंता मत कीजिए उसकी आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एडिंग सॉल्यूट टू प्योर वाटर विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ, यदि आप प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट को मिलाएंगे तो किसका विकास होगा, क्या डेवलप होगा वहां पे, देखिए याद रखिएगा, जैसे ही आप प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, इट इज 0, नॉर्मल कंडीशन में प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल अधिक होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। और जब भी आप सॉल्यूट को मिलाओगे वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी तो वो नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, गलत हो गया ये, ठीक है। मोर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक। फिर चूंकि प्योर वाटर में, ध्यान से, प्योर वाटर में आपने सॉल्यूट मिलाया है, मतलब प्योर वाटर का 0 था वाटर पोटेंशियल, तो मोर नेगेटिव। अब देखो यहां पे क्या है, स्लाइट डिफरेंस है, अब यहां पे गलती होती है। दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन में जो है वो एक सिली मिस्टेक करके आएंगे। आप क्या करेंगे, आप सी लगा देंगे, सी इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई रॉन्ग आंसर, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता है, वो 0 होता है, तो व्हाई यू यूज मोर टर्म। मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझसे ज्यादा बदमाश हैं, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर क्या आप वाकई बदमाश हो, मैं तो बदमाश नहीं हूं, ठीक है। तो आपको कैसे बोल सकते हैं, है ना, बाहर एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अरे कई लोग होते हैं ना ऐसे पूछते, ऐसे बोलते हैं कि जो है तुम जो है मेरे एक प्रश्न का उत्तर हां और ना में देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने मंदिर के बाहर से चप्पल चुराना बंद कर दिया है। अब इसका आदमी क्या आंसर देना, हां दे सकता है ना दे सकता है। हां बोलेगा मतलब पहले चुराते थे, ना बोले मतलब हां बोलेगा कि ना मतलब अभी भी चुराते हो, समझ गए ना बात को। तो कहने का मतलब, इसलिए मोर नेगेटिव वर्ड यहां पे लगा है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का कारण जो है, आंसर गलत है। आंसर इसका आएगा, एडिंग सॉल्यूट टू प्योर वाटर विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। क्योंकि प्योर वाटर का 0 होता है, 0 इज नॉट, 0 से आप मोर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे। यदि मैं बोलता कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में आपने और सॉल्यूट मिला दिया, तो आप बोलते हैं मोर नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग विल्टिंग, के मुरझाने के दौरान, विल्टिंग के दौरान सही सीक्वेंस का क्रम क्या होता है बताइए। सबसे पहले जो है क्या होगा बेटा, पौधा मुरझाएगा क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है, उस सेट के वाटर बाहर निकल रहा है, तो मतलब ये है क्या होगा, सबसे पहले होगा उसमें एक्सोऑस्मोसिस होगा, वाटर बाहर निकलेगा। जो वाटर बाहर निकलेगा उसमें होगा प्लाज्मोलिसिस होगा, फिर प्लाज्मोलिसिस के बाद क्या होगा, उसमें टेम्परेरी विल्टिंग होगा अस्थायी रूप से। यदि इस दौरान आपने वाटर दे दिया उसको तो पौधा बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद परमानेंट विल्टिंग होगा। तो ये सीक्वेंस बेटा याद रखना आपके, एक्सोऑस्मोसिस, देन प्लाज्मोलाइसिस, टेम्पररी विल्टिंग और परमानेंट विल्टिंग, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन है ए, सॉल्यूशन ए, ठीक है, हमने लिख लिया यहां पे सॉल्यूशन ए, ठीक है। इसका सॉलिड पोटेंशियल कितना है, वो है 30 बार, -30 बार, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल कितना है इसका, वो हो गया 5 बार हो गया इसका, ठीक है। फॉर्मूला हमें मालूम है, वाटर पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला मालूम है हमें, फॉर्मूला मालूम है, हमने फॉर्मूला वैल्यू रखी हमने 5 + -30 बार मतलब -25 बार आ गया है आपका जो है सॉल्यूशन ए का वाटर पोटेंशियल, के सॉल्यूशन ए का वाटर पोटेंशियल -25 बार आ चुका है, ठीक है ना। देखो +5 दे रखा है, -30 दे रखा है, तो -25 बार आ गया इसका जो है वाटर पोटेंशियल आ गया। फिर सेल बी है, सेल बी का क्या दे रखा उसने, सेल बी का दे रखा उसने जो है वो 10 बार और प्रेशर पोटेंशियल देखा 0, के तो कितना आया ये सेल बी का, आया ये -10 बार सेल बी का आया। फॉर्मूले में रखा हमने क्या, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू द प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वैल्यू को फॉर्मूले में रखा हमने, -10 बार आया, के। अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा, वाटर जो है वो
अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। -10 बड़ा है कि -25 बड़ा है? -10 बड़ा है, मतलब दिस इज दी मोर वैल्यू, दिस इज दी लेस वैल्यू। तो वाटर क्या होगा? बी से ए की ओर मूव करेगा, वाटर बी से ए की ओर मूव करेगा। क्लियर? ठीक है, तो गलती मत करना बेटा, है ना, ये मत बोलना कि सर 25, भाई माइनस में वैल्यू है ना बेटा। तो देखो सेल बी का कितना है, सेल बी का वाटर पोटेंशियल जो है वो कितना है, वो है आपका जो है सेल बी का वाटर पोटेंशियल है -10 बार है, सेल ए का जो है -25 बार है, मतलब वाटर पोटेंशियल अपने हायर से अपने लोअर की ओर जाएगा, तो -10 इज हायर वैल्यू एज कंपेयर टू -25। तो आंसर आ गया B2A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलिए पहले सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं क्या है ना। पहले आप कोशिश कीजिए बेटा सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 8 मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा मजा आता है जैसे न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन लगाने में, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स में जो है ना जीन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन के बाद यहां क्वेश्चन लगाने में बड़ा मजा आता है। अब बोल रहा है ए सेल DPD5 एक सेल है, ए सेल DPD5 के एक सेल है, उसका DPD है, एक सेल है उसका DPD है 5। ये किससे घिरी हुई है? ठीक है, अब ये घिरी हुई है किससे? सेल ABCD से घिरी हुई है। वो सेल A है, ठीक है, मान लिया हमने कि सेल B है, ठीक है, सेल C है और सेल D से वो घिरी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रगार प्रेशर रिस्पेक्टिवली, सेल A का दे रखा उसने 5 and 4 के 5 and 4 मतलब कितना हो गया बेटा? OP माइनस TP। फॉर्मूला याद है ना आपको? फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? DPD इक्वल टू OP माइनस TP। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे? मतलब सेल A का यदि हम DPD निकालें, DPD कितना आएगा? इसका DPD आएगा 5 - 4 1 आएगा इसका DPD। ठीक है, सेल B का क्या देखा उसने? सेल B का देखा है 7 and 5 मतलब कितना आ गया बेटा? 2। सेल B का DPD आ गया है 2। ठीक है, सेल C का क्या रखा है? 3 and 2 मतलब कितना आ गया? DPD इसका आ गया 1। ठीक है, सेल D का 0 and 0 तो सेल D का DPD क्या आ गया? DPD आ गया इसका 0। ठीक है, फ्रॉम विच सेल इट विल विड्रॉ वाटर फास्टर। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो सेल है DPD5 वाली सेल है, ये किस सेल से तेजी से वाटर लेगी? कौन सी सेल से तेजी से वाटर लेगी? वाटर का मूवमेंट हमेशा लो DPD से हाई DPD होता है, और जितना अधिक DPD में डिफरेंस होगा उतना तेज वाटर फ्लो करेगा। मतलब सेल ये जो जो मैंने कहा ना आपका सेल जो आपका D है, सेल D का DPD कितना? 0। सेल D का DPD कितना? 0। सेल D का DPD 0 है, 0 है, तो मतलब ये लो DPD हाई DPD, तो वाटर सबसे तेज कहां आएगा? D से आएगा इसके पास में। ठीक है ना, क्लियर। फ्रॉम विच सेल इट विल विड्रॉ वाटर फास्टर, किस सेल से ये वाटर तेजी से लेगी? तो याद रखिए जहां पे DPD का इतना अधिक डिफरेंस होगा वाटर का फ्लो उतना अधिक फास्ट होगा। तो मतलब ये है कि वाटर का फ्लो लो DPD से हाई DPD होता है। तो यहां पे सेल D का DPD जो है 0 है, और जो जिस सेल को घेर रही है ये उसका DPD 5 था, तो जो है वो डिफरेंस कितना हो गया बेटा? यहाँ पे डिफरेंस जो 5 का डिफरेंस होगा, तेज फ्लो करेगा। तो आंसर इज दी D, है ना बेटा, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्या है? ट्रैप क्वेश्चन, थोड़े से ट्रैप क्वेश्चन होते हैं इनके, तो बड़े ध्यान से हमें करना होता है, एग्जाम में आ जाते हैं इनके। देखो अभी फिलहाल का जो नीट का पेपर जो बन रहा है जिस तरह का, उसमें इस तरह के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पर चूंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए इसलिए हमको इन पर नजर रखना जरूरी है कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, अब देखो बेटा, वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल सेल ABCD का दे रखा उन्होंने। तो सेल, अब एक काम करते हैं, हमें मालूम है फॉर्मूला, हमें मालूम है कि वाटर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, हमने कहा psi W इक्वल टू psi P प्लस psi pi। ठीक है ना। तो अभी वैल्यू निकालते हैं हम। तो कितना वैल्यू आया यहाँ पे? यहाँ पर वैल्यू आएगा आपका सेल A का वाटर पोटेंशियल कितना आएगा? 0.5 -0.5 आएगा, है ना। ठीक है, माइनस का चिन्ह ठीक से लगा लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बाद में तो पता चला कि हमने उसको प्लस ले लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम ठीक से लगा देते हैं, -0.5। ठीक है, सेल B का कितना आया? सेल B का आया ये
-0.3, सेल सी का कितना आया -0.6, ठीक है। सेल डी का कितना आया -0.4, ठीक है। अब बोल रहा है आपसे वो कि वाटर का मूवमेंट हमेशा कैसे होगा बेटा, वो हायर वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से वो लोअर यानी वो लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर उसका फ्लो होता है। तो सबसे हायर वैल्यू किसकी है, सबसे हायर वैल्यू है -3 इज दी हायर वैल्यू, ठीक है। ये सबसे हायर वैल्यू है, ठीक है। तो हमने लिख दिया बी के बाद वाटर कहां जाएगा, फिर आएगा ये कहां पे आएगा बेटा, इसके बाद आएगा 0.4 डी पे आएगा। डी के बाद वैल्यू कौन सी है बेटा, ए पर आएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद आएगा सी पर आएगा, ठीक है। देख लो यानी माइनस में -0.3 इज लार्जर देन -0.6, ठीक है। तो हमने अरेंज कर लिया इसको हमने, तो क्या आया बेटा, कौन सा है देख लो इसमें के बी डी ए सी का रखा है। ये आंसर इज 9 का डेल्टा डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखो इन क्वेश्चन को लगाने से क्या होगा, एक बार हम मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम कि क्या होता है। सारा खेल इसी बात का, कौन कहां से मूव करता है, दिमाग में फंडा क्लियर रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट सिस्टम इज ड्यू टू, के रूट सिस्टम के थ्रू पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, कहां इसका फोर्स बनता है। तो देखो बेटा इसका फोर्स बनता है कहां पर, जब ट्रांसपिरेशन होता है उससे एक टेंशन क्रिएट होता है और उस टेंशन को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं, उसको हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इज दी डेल्टा डी इज दी राइट आंसर, क्लियर, ठीक है ना। बताइएगा जरूर बेटा कि हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि हमने जो है लेक्चर के बाद हम ये जो क्वेश्चन लगाते हैं ना, ये क्या होता है, इससे हमें पता चलता अप्रोच क्या होता है। हमें एग्जाम में केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं बनता बेटा, हमें एमसीक्यू लगाने होते हैं, समझना होता है कि कैसे उनको हमें अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कई चीजें क्या दिखती कठिन है पर होती सिंपल। आप देखो ना, बढ़ता और घटता क्रम ही लगाना था हमने, लेकिन क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो, है ना, ठीक है। चलिए तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.